चम्मच देख लीजिए आप बड़े आराम से, दिख रहा है ना पिक्चर आपको? गुड। सो एक छोटा बच्चा है जिसके हाथ में चांदी की चम्मच है। यस, क्या इससे रिलेटेड आपको कोई याद आ रहा है फ्रेज? यस और नो? नहीं आ रहा है? चलिए मैं बता देता हूं। फ्रेज है ही वॉज बॉर्न विद सिल्वर स्पून। कैसे पैदा हुए हैं भाई साहब? ये सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं। इसका सेंस जो निकलता है क्या है? चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। दैट मीन्स दे वर बॉर्न, कैसे बॉर्न है वो? विद चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। बॉर्न इन रिच फैमिली। ऊपर वाले ने भी बड़ा भयंकर अपने साथ अन्याय कर दिया, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? किया है ना अन्याय। अरे उनको तो चांदी की चम्मच पकड़ा दी और अपने को तो लकड़ी की भी नहीं पकड़ाई। वो आइसक्रीम खाने वाली वो भी नहीं आ पाई अपने पास, है ना? मत घबराओ, खुद के दम पे बना लेना। चांदी क्या, हीरे जड़ी हुई चम्मच में खाना। इतनी मेहनत करो, इतना सीखो, इतना तराश दो अपने आप को, यस, कि हम हीरे जड़ी हुई चम्मच से, है ना, लोग कहें कि उस लेके तो वो लकड़ी की चम्मच भी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जब गया तो हीरों से जड़ी हुई चम्मच छोड़कर गया। इतनी कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बॉर्न विद सिल्वर स्पून, ये आपको समझ में आया? वेरी गुड। सीखने की मंशा से अगर बैठे हैं तो यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग वेरी फैंटास्टिक, है ना? बहुत अच्छा सीखेंगे हम। कम ऑन, द नेक्स्ट इज ओ जय एन वीरू आ गए हैं सामने, है ना? मूवी सीन याद आ गया, द ब्लॉकबस्टर मूवी, है ना, शोले। इससे रिलेटेड कौन सा फ्रेज, कौन सी इडियम, कौन सी प्रवर्ब है? अच्छा, इन दोनों के बीच क्या था? इन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, है ना? फ्रेंडशिप बहुत तगड़ी थी, बहुत गहरी थी। ये कैसे फ्रेंड्स थे दोनों आपस में? याद आ रहा है क्या कोई सा? आज तक कभी पढ़ने में, सुनने में कहीं ऐसा फ्रेंडशिप से रिलेटेड कोई प्रवर्ब, इडियम, फ्रेज कोई याद आया हो? चलिए हम बता देते हैं। वो है जय एंड वीरू आर बॉसम फ्रेंड्स। इसको समझो अब। बॉसम फ्रेंड्स का मतलब होता है लंगोटिया यार। अरे मतलब जब लंगोटी पहनते थे, आजकल तो नहीं पहनते हैं ना, वो आजकल तो डायपर पहनते हैं लोग, तो जब से लंगोटी पहनते थे तब से यार हैं। इसलिए कैसे यार हैं? लंगोटिया यार हैं, मतलब बहुत गहरे पक्के पुराने दोस्त हैं। यस, तो जय एंड वीरू आर बॉसम फ्रेंड्स। कैसे फ्रेंड्स? बॉसम फ्रेंड्स। ये भी ठीक। इसके पहले चांदी की चम्मच वाला मामला था, सिल्वर स्पून, अभी आ गया बॉसम फ्रेंड्स। जय एंड वीरू वाला पिक्चर याद कर लेना, आपको ताउम्र याद रहेगा। आपके भी होंगे, है ना? और नहीं है तो आपसे दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है इस धरती पर। अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है ना, जिसको आप बहुत अपना अभिन्न मित्र बना से मान सको, बता सको, तो आपका जीवन बेकार है। इसे तो कुत्ते बिल्ली बन जाते तो ही ठीक रहता। इंसानी जीवन लिया है तो हमारे पास बहुत अच्छे लोग होने ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये और एक नई पिक्चर हमारे सामने है और हमें समझना है कि इसमें क्या हो रहा है। इससे रिलेटेड कोई प्रवर्ब, फ्रेज, इडियम कुछ हमें याद आ जाए। देखो ऐसा लग रहा है कि कोई इनके घर मेहमान आने वाला है और इनके चेहरे पहले से उतरे हुए, देखो आप अलग ही दिख रहे हैं, दोनों बिल्कुल सीरियस मोड में। जैसा कि आजकल मेहमान आने पर लोग अपने घर में चेहरे बनाया करते हैं। पहले मेहमान आने पर लोग एकदम खुशियां छा जाती थी, है ना? कौन सी मिठाई बनाएं, कौन सा खाना खिलाएं, कौन से कपड़े या बिस्तर उन्हें ओढ़ने के लिए दें, सब अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी। जो चादर, जो तकिया, जो बिस्तर बहुत संभाल के रखा जाता था, वो मेहमानों के लिए निकाला जाता था। और आज की डेट में फटे पुराने जो सबसे खराब हैं वो दे दिए जाते हैं। ज़माना बदल गया है। चलिए मेहमान की बात नहीं करते हैं, हाँ, पर मेहमान इनके यहाँ आने वाला है और ये उसको कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इससे रिलेटेड रिसेप्शन हुआ, कोल्ड रिसेप्शन, मतलब उन्होंने बहुत ठंडा फीका स्वागत किया। आप बड़ी होशियारी में किसी अपने दोस्त के यहाँ गए थे, कह रहे बहुत चाय नाश्ता और मालूम नहीं कॉफी और सब मिलेगा, और उसने पानी तक नहीं पूछा आपसे। क्या हुआ?
कोल्ड की जगह वार्म कर दो। तो अब हो गया गर्मजोशी से स्वागत। जब आपको बहुत अच्छी आवभगत मिले, है ना, जब जिसके घर आप जाएं वो बहुत खुश हो जाए आपको देखकर मन से, दिल से, तो वो है वार्म रिसेप्शन। हेलो, कोल्ड रिसेप्शन एंड वार्म रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब आपको नजर आता है शादी ब्याह, गुलाब जामुन, दही बड़ा, काजू कतली, मिक्स्ड वेजिटेबल, चिली पनीर, यही आता है ना, लड्डू। अरे रिसेप्शन का मतलब होता है आवभगत, मेहमान नवाजी। आपको खाली ब्याह शादी के रिसेप्शन समझ में आते हैं क्योंकि आपने सुना ही वहीं पर है। कुछ लोगों को वो होटल में रिसेप्शन डेस्क होती है, रिसेप्शन होता है, वो समझ में आता होगा बस। तो वो भी तो आपके आवभगत के लिए बैठा हुआ व्यक्ति है कोई वहाँ। सो रिसेप्शन हमने समझ लिया, कोल्ड एंड वार्म रिसेप्शन। कोल्ड रिसेप्शन का सेंस कहता है ठंडा फीका स्वागत, और वार्म रिसेप्शन का मतलब है गर्मजोशी से स्वागत। सीख गए होंगे आप शायद। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, पिक्चर देखते समझ में हो गए साहब। शी वाज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स आ रहे थे मतलब नकली आंसू थे, बेवजह वाले आंसू थे जिनका कोई सेंस नहीं था, है ना, वो हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। ये तो आसान है, सबको सुना है, सबको आता है। अगले पे चलते हैं। अब ये कुछ काटने पीटने की बात कर रहे हैं साहब, है ना। तो इस काटने से रिलेटेड एक जो आपके पास है वो है, व्हेन आस्क्ड टू मेक अ स्पीच ही कट अ सॉरी फिगर। एक नंबर फ्रेज देखो, कट अ सॉरी फिगर मतलब जो काम दिया है उसको बहुत अच्छे से करने में फेल हो जाना, हंसी का पात्र बन जाना। व्हेन आस्क्ड टू मेक अ स्पीच, मान लीजिए किसी को स्पीच देने के लिए खड़ा किया और उसने राहुल गांधी जैसी स्पीच दे दी, तो ये क्या हुआ, ये कट अ सॉरी फिगर हो गया। या किसी को कोई काम करने को दिया और अच्छे ढंग से नहीं कर पाया, है ना, तो क्या हो गया, कट अ सॉरी फिगर। दैट मीन्स वो अपने काम को बहुत अच्छे प्रभावी ढंग से करने में असफल रहा। दैट इज कट अ सॉरी फिगर। नेक्स्ट, अब देखिए दोनों पिक्चर्स एक ही कहानी कह रही हैं। दोनों में एक पतली सी धागे की डोर है। ये देखिए पतली सी डोर पे दोनों बंधे हुए हैं, लटके हुए हैं, मामला है। इससे रिलेटेड जो हमारे पास है वो है, हिज जॉब इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड। हैंगिंग बाय अ थ्रेड का मतलब होता है नाजुक स्थिति में होना, जब कुछ भी हो सकता हो। तो क्या है वो, जैसे वो बहुत बीमार है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे, एंड ही इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड। या वो जॉब में क्या कर रहा है, सॉरी फिगर कट कर रहा है। ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी नाइसली, दैट मीन्स ही इज कटिंग अ सॉरी फिगर एंड हिज जॉब इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड। पतले धागे से लटका मामला है, मतलब कुछ भी हो सकता है। यस, जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन था, सपोज स्प्रिंटर था या रनर था, उसके पैर में इंजरी हो गई, तो अब उसका करियर क्या हो गया है, हैंगिंग बाय अ थ्रेड है। मतलब बिल्कुल धागे से लटका है, नाजुक स्थिति में है कि शायद आगे वो खेल पाए ना खेल पाए। तो हैंगिंग बाय अ थ्रेड का मतलब है नाजुक स्थिति में होना। अब ये देखो इन दोनों ने क्या कर रखा है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उस स्टाइल में दोनों लगे हुए हैं। लगे हुए हैं ना, हमें भी अपना जीवन ऐसे ही नजर आता है ना कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाए चल रहे हैं, हमसे बड़ा कुली नहीं है कोई। यस, तो इनके लिए ऐसा है नहीं। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट प्रूव करना, है ना, या इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी बड़ा लेना। ये क्या है, हरक्यूलियन, क्योंकि जान निकल जाती है। मोबाइल हम 4, 6, 8, 10 घंटे, हरक्यूलियन टास्क है, मीन्स दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क इन लाइफ। यस, चलो अगले की तरफ चलते हैं। फिर से घड़ी से रिलेटेड कुछ आ गया। पहले हमने देखा था एट 11th आवर, अब यहां हमारे पास है हाई टाइम टू इंप्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का ये हाई टाइम है। अच्छे काम को करने के लिए समय हमेशा हाई टाइम ही होता है। यस, सो हाई टाइम का सेंस निकल रहा है द अप्रोप्रिएट, परफेक्ट, एग्जैक्ट टाइम
to do something, that is, it is high time to improve your communication, because if not now, then when? अगर अभी इसीलिए नहीं आए, कम आए, क्यों? क्योंकि हर आदमी सोच रहा था घर में पढ़ के कि अब अच्छे दिन आएंगे, लाना पड़, ओ भाई बर्तन लेके बैठा रहेगा तो पोटा कर देगी। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। यू टू पुट एफर्ट्स, प्रयास करने होते हैं, है ना। अच्छे दिन आएंगे, है ना, कि नहीं लाने कर रहे हैं, वो हमें कैसा लग रहा है? हरक्यूलियन टास्क लग रहा है ना। चलो चलो आगे आगे। ओहो, एकदम अंधेरे वाला मामला आ गया है। देखो सब तरफ अंधेरा छाया हुआ है। इससे रिलेटेड देख ले कुछ। चलो, वाई आर यू कीपिंग मी इन डार्क? आप मुझे अंधेरे में क्यों रख रहे हैं? अरे मतलब किसी को कोई बात नहीं बताना, उनसे बात छिपा लेना, उसको कहते हैं कीप इन डार्क। किसी को अंधेरे में रख देना, उनको बिना बताए कोई काम कर लेना, दैट इज कॉल्ड कीप इन डार्क। अत्यंत गरीबी की स्थिति है, रोज कमाओ रोज खाओ वाला सिस्टम लग रहा है ना। देखिए बेगिंग के लिए हाथ उठा हुआ है, भिक्षा के लिए, मानवता के लिए बहुत गलत चीज़ है, बट स्टिल है दुनिया में, है ना। तो ये जो हाथ उठा है, ये जो कंडीशन है, इसके ऊपर जो हमारे पास फ्रेज या प्रभाव है वो है ही इज लिविंग अ लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ ये बहुत कॉमनली यूज है ना, फ्रेज है। इसका मतलब निकलता है अत्यंत गरीबी की स्थिति में होना, दयनीय स्थिति में होना, रोज कमाना रोज खाने वाली स्थिति जब होती है तो कहा जाता है फ्रॉम हैंड टू माउथ। जैसे कि अभी पैंडेमिक में जब लोगों की जॉब छूट गई थी, है ना, काफ़ी क्राइसिस आ गए थे, तो कुछ लोगों के जीवन में कैसे परिस्थिति आ गई थी? हैंड टू माउथ वाली, अत्यंत दयनीय स्थिति। जब अगर सुबह खाना मिल जाए तो शाम की चिंता है कि अब क्या होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। समझते रहिए, पिक्चर से रिलेट करते रहिए, सुनते रहिए, मन से सुनिए, कानों से मत सुनिए। कानों का सुना भूल सकते हो, मन का सुना लंबे समय तक रहेगा। उफ, समय आ गया है रिवाइज करने का। हमने देखा बॉर्न विद सिल्वर स्पून, जो चांदी की चम्मच लेके वो बच्चा आया था। देन सेकंड इज बॉजम फ्रेंड्स, जय इन वीरू बोधा बॉजम फ्रेंड्स। फिर था कोल्ड रिसेप्शन, जब हम किसी के घर गए और उन्होंने हमें अच्छे से स्वागत नहीं किया हमारा, तो क्या हो गया? कोल्ड रिसेप्शन हो गया। एंड देन द नेक्स्ट वाज कट अ सॉरी फिगर, फेल टू परफॉर्म एनीथिंग प्रॉपर्ली, जब किसी चीज को अच्छे से ना कर पाए, हास्य का पात्र बन जाएं, तो दैट इज कट अ सॉरी फिगर। एंड द नेक्स्ट इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड, नाजुक स्थिति में होना, कभी भी कुछ भी हो सकता है वाली स्थिति में होना, दैट इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड। टास्क, वो जिनने सारा धरती का बोझ उठा रखा था, यस, पिक्चर याद करो, हाई टाइम, दिस इज द हाई टाइम टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, यही समय है कुछ कर गुजरने का। द नेक्स्ट इज कीप इन डार्क, वो अंधेरे वाली पिक्चर थी, दरवाजा छोटा सा खुला हुआ था। कीप इन डार्क का मतलब है किसी से कोई चीज छिपाना, उनको सत्य न बताना, अंधेरे में रख देना। फ्रॉम हैंड टू माउथ, है ना, वो भिक्षा के लिए हाथ उठा हुआ था, हैंड टू माउथ वाली स्थिति थी, अत्यंत दयनीय गरीबी वाली स्थिति थी, दैट इज हैंड टू माउथ। एंड क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू हम सबको आते हैं, है ना, लोग बहुत अच्छे से बहाना जानते हैं। ये कुछ और फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, इडियम्स जो कह लें वो आपके लिए परोसे गए। भरपेट खाइए, पूरे मन से खाइए और पचा जाइए सारे, है ना, ठुकराइए मत। लोग कहते हैं ना भरी थाली को लात नहीं मारते, ये पूरी भरी हुई थाली है 10 बहुत शानदार फ्रेज, प्रवर्ब, इडियम से। इसको स्वीकार कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, इसके साथ खेलिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको अपनी लाइफ में यूज कीजिए।
फ्रेजेस वाला मामला हमारा चल रहा है, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स या इडियम्स जो भी आ जाए। यस, अब देखो यहां हमें दिख रहा है माउंटेन और मोल हिल। क्या इनसे रिलेटेड कोई फ्रेज, प्रोवर्ब, इडियम आपने कभी सुना लाइफ में? कभी ऐसा कहीं सुना कि माउंटेन और मोल हिल? कमेंट बॉक्स में बाकायदा लिखते रहिए ताकि पता चलता रहे कि आप जीवित, जागृत और सीखने के लिए बैठे हैं। सो माउंटेन और मोल हिल से रिलेटेड जो हमारे पास सेंटेंस है वो है डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। यहां से समझ में आ रहा है कि कुछ बहुत छोटी सी चीज थी और उससे हमने पूरा बड़ा माउंटेन बनाने की कोशिश की, मतलब राई का पहाड़ बनाया। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका सेंस क्या है हिंदी में? राई का पहाड़ बनाया, है ना? क्या बनाया? राई का पहाड़, ठीक है। सो डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, मतलब एक छोटी सी राई का तिल का ताड़ बना देना, हिंदी में कहते हैं, राई का पहाड़ बना देना, है ना? तो इसको बोलते हैं माउंटेन ऑफ मोल हिल। कुछ लोग करते हैं ना ऐसा कि वो तिल का ताड़ बना के खड़े हो जाते हैं, है ना, मतलब छोटी सी बात पे बड़ा बवंडर कर देते हैं, उसको बोलते हैं मेकिंग अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहां चंदा मामा दिख रहा है। हाँ, वही चंदा मामा जो चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, वही वाला चंदा मामा है। यस, अब इस चांद से, मून से रिलेटेड शायद कोई प्रभाव या फ्रेज या आइडियम आने वाला है। तो लिखा है इट इज जस्ट 9 days वंडर। इसमें तो चांद आया ही नहीं, इसमें तो मून है ही नहीं। यहां तो लिखा है जस्ट 9 days वंडर। कितने दिन की चांदनी है? हाँ, 4 दिन की चांदनी है। तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं? 4 दिन की चांदनी है। इट इज जस्ट, है ना? देखो इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल मामला है। इंग्लिश में हमारी चांदनी कितने दिन की है? इंग्लिश में चांदनी जो है वो 9 दिन की है ना, 9 days वंडर है। बट हिंदी में बेचारी 4 दिन की चांदनी है। यस, सो 9 days वंडर मतलब 4 दिन की चांदनी, इसलिए ये मून की पिक्चर लगाई गई थी, क्योंकि हिंदी वाला सेंस हमें जल्दी पकड़ में आ रहा है कि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। यस, तो 9 days वंडर, इसको पकड़ के रखिए, यूज कीजिए अपनी लाइफ में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहां कुछ राइट या रॉन्ग, सही या गलत, है ना, वैसा कुछ सेंस आने वाला है। पिक्चर को देख के तो वही लग रहा है कि कुछ सही या गलत, राइट या रॉन्ग का कोई सेंस है। चलिए समझ लेते हैं। आई वॉन्ट टू नो द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस बिजनेस। अब यहां कहा गया प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज जो आया है वो आया है प्रॉब्लम से, और कॉन्स जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम। तो कोई भी चीज शुरू करने के पहले आप उसकी प्रॉब्लम्स जान लेना चाहते हैं कि उस काम को करने में प्रॉब्लम्स क्या आने वाली हैं और उसके परिणाम क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। हम सामान्य भाषा में समझें तो किसी भी काम करने की लाभ हानि क्या है, अच्छा बुरा क्या है, गुड और बैड क्या है। देखो ये राइट का साइन था, ये रॉन्ग था ना, मतलब गुड और बैड क्या है, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। किसी भी काम को कर लेने के पहले हमें ये सीख लेना चाहिए। सो आई वॉन्ट टू नो द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस के मुझे क्या पता कर लेने हैं? प्रॉज एंड कॉन्स पता कर लेने हैं। आई रिपीट, प्रॉज जो आया है वो प्रॉब्लम से आया है, कॉन जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस से आया है, मतलब उस काम की में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमें समझ लेनी है पहले से ही, और उसके परिणाम क्या होंगे उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो वो है प्रॉज एंड कॉन्स। सुनाई दे रहा है, दिख रहा है आपको? जीवित और जागृत हैं, पूरे मन से बैठे हैं सीखने के लिए। बहुत काम आएगी ये वो क्या आपको थ्रू आउट लाइफ। अब यहां हमें कुछ पेपर दिख रहे हैं, उन पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। पेपर कैसे हैं? वाइट हैं, और उन पे जो लिखा हुआ है वो ब्लैक है। पेपर दिख रहे हैं जिसके ऊपर जो लिखा है वो ब्लैक कलर से लिखा है, और पेपर का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। तो कुछ इन्हीं दोनों शब्दों से मिलकर नेक्स्ट वाला हमारा आने वाला है मामला,
वो है ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स और ऑलवेज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक वर्ड हमने अपनी वोकैबुलरी वाली क्लास में सीखा था। ऑथेंटिक मतलब सच्चा, प्रामाणिक। तो कौन से डॉक्यूमेंट? ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है, वैसे तो सफेद काला होता है, बट हम यहां देख रहे हैं इसका सेंस जो है वो है लिखित दस्तावेज, रिटन डॉक्यूमेंट्स। देखो ये डॉक्यूमेंट, इस पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लिखे हुए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, सच्चे होते हैं। अब उनका प्रूफ दे सकते हो कि ये देखो ये लिखा हुआ है ना। बोली हुई बात का उतना वेटेज नहीं होता जितना लिखे हुए का होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स। व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स? ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स आर ऑलवेज ऑथेंटिक। दैट मीन्स वो बहुत प्रामाणिक, सच्चे होते हैं। कैसे डॉक्यूमेंट्स? ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि व्हाइट पेपर पर ब्लैक से लिखा होता है। यस, इसलिए उसको कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स। अरे देखिए, आप किसी से कोई डील कर रहे हैं, वर्बली बातचीत में मौखिक रूप से आपकी पूरी डील हो चुकी है कि इतना आपका ऐसा रहेगा, उसका वैसा रहेगा, इसका ऐसा रहेगा, है ना। लेकिन फिर किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें इस चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में कर लेना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट में कर लेना चाहिए मतलब उसको रिटर्न में कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, उसका लिखित डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए। अरे आप तो समझ में आया? ये तो और तरीका बताओ जिससे आपको समझ में आता हो। अरे समझो रे, ऐसे भोंदू जैसे मत बैठो। यू आर हियर टू लर्न। ये जीवन सीखने के लिए ही हुआ है। जितना ज़्यादा सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती चली जाएगी। तो कौन सा डॉक्यूमेंट? ब्लैक एंड व्हाइट। लेट्स। अरे ये क्या हो रहा है भाई? व्हील घूम रहा है, घूम रहा है ना, पर ये तो कुछ उल्टा ही मामला लग रहा है। गाड़ी इधर लगी है और घोड़ा इधर लगा हुआ है, लगा हुआ है ना घोड़ा उधर। तो ये क्या हुआ भाई साहब? ये तो उल्टा मामला हो गया। जनरली घोड़ा गाड़ी के आगे लगता है, इन्होंने गाड़ी के पीछे लगा दिया। तो ये तो कुछ उल्टा ही काम कर रहे हैं। देख लेते हैं क्या है भाई। He put the cart before the horse. Put the cart before the horse मतलब घोड़े के आगे गाड़ी लगा दी भाई साहब ने। मतलब बिल्कुल उल्टा काम करना, एकदम अपोजिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे जागृत बैठो, सुनो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे शूज पहन लेने के बाद सॉक्स पहनने की कोशिश करना। अरे उल्टा काम हुआ ना, एकदम उल्टा। या और बढ़िया एग्जाम्पल दूं, सुपरमैन बनने की कोशिश करना। अब आपको लग रहा होगा सुपरमैन क्या उल्टा काम करता है? सुपरमैन को देखा है आपने कभी? सुपरमैन क्या करता है? पैंट के ऊपर से चड्डी पहन लेता है ना। कैसा काम हो गया? उल्टा हो गया ना। अरे मतलब बिल्कुल अपोजिट काम करना। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, जैसे कोई बिल्कुल उल्टा काम कर रहा हो तो हम क्या कहेंगे? हे व्हाट आर यू डूइंग? यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मतलब घोड़े के आगे गाड़ी लगा दी, चलेगी कैसे मेरे भाई, है ना। बहुत बढ़िया है ये तो मामला। क्या कहेंगे? पुटिंग द कार्ट, कार्ट मतलब गाड़ी, है ना, और हॉर्स तो हमको आता है। सो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहां लिखा हुआ है रीड, READ, रीडिंग, है ना, और लाइंस खींची हुई है। रीड है और लाइंस खींची हुई है। इनसे रिलेटेड अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आने वाला है। किनसे रिलेटेड? लाइंस से और रीडिंग से। चलिए समझ लेते हैं। यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस। देखिए लिखा कुछ और है, सेंस कुछ और निकलेगा। सेंस निकलेगा कि रीड बिटवीन द लाइंस मतलब समझकर पढ़िए। अब आपको लग रहा होगा समझकर पढ़िए मतलब, अरे समझकर मतलब पढ़िए मतलब ऐसे सिर्फ पढ़ते पढ़ते मत जाइए, उसका मीनिंग समझिए, उसका सेंस समझिए। वो राइटर कहना क्या चाहता है वो समझने की कोशिश कीजिए। और वो सेंस कहाँ छुपा है? इन लाइंस के बीच में ये जो स्पेस छूटा है ना, वहां उसका सेंस है।
अगर आप सिर्फ शब्दों को पढ़ेंगे तो आप शब्द पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप इनके बीच की जगह को पढ़ना सीख जाएंगे तो आप उसका सेंस पकड़ पाएंगे। मतलब उसका सेंस इन लाइंस के बीच में कहीं छुपा है, इसलिए लोग कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। मतलब समझ समझ के पढ़िए। कैसा पढ़िए? रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब दो लाइनों के बीच की जो जगह होती है ना, वहां उसका मीनिंग, सेंस छुपा है। तो सिर्फ पढ़िए मत, सेंस पकड़ के पढ़िए। रीड बिटवीन द लाइंस। गुड, अगले पर चलते हैं। 15 अगस्त यहां पर हम देख रहे हैं। 15 अगस्त याद आ गया, इंडिपेंडेंस डे, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी। हमें आज तक मिली नहीं मिली वो तो डिबेटेबल टॉपिक है, पर देश को तो आज़ादी मिली थी ऐसा कहा जाता है। कब? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त कैसा दिन है हमारे लिए? 15 अगस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, एक महत्वपूर्ण दिन है, एक स्वर्णिम दिन है, रेड लेटर डे है। कौन सा डे है? रेड लेटर डे। तो 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में 15 अगस्त का जो दिन है, जो इंडिपेंडेंस डे है, वो कैसा है? रेड लेटर डे है। आपके लिए आपका बर्थडे एक रेड लेटर डे है, या किसी दिन आपने कुछ अच्छा अचीव किया हो, दैट इज योर रेड लेटर डे। कौन सा दिन है? स्वर्णिम दिन है। अरे समझ में आया? इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आप भी तो प्रयास करो समझने का। ये म्यूचुअल प्रोसेस है, सिर्फ हमारे बोलने से नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स योर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड यार। आपको समझना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट थे पुराने इंस्पायर के, कहीं जॉब लग गई, जॉब पर चले गए, एक दिन वापस कभी आए थे इंदौर, तो उनका बच्चों से इंटरेक्शन करवाया, है ना। स्टूडेंट्स जो इंस्पायर के उस समय थे उनसे उनका इंटरेक्शन करवाया। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ? एक स्टूडेंट लाइफ में और एक प्रोफेशनल की लाइफ में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन सेंसिबल था एंड ही गिव अ फैंटास्टिक आंसर। उस बंदे ने बहुत शानदार आंसर दिया। उसने कहा कि स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का अंतर है। किस चीज का है? कमेंट करके बताइए। इंतजार कर रहा हूं मैं स्लाइड के खत्म होने तक। आखिरी स्लाइड के पहले इसका आंसर आपको बताया जाएगा। तब तक अपना भरपूर दिमाग लगा दो कि स्टूडेंट वाली एक जो लाइफ है और एक जो प्रोफेशनल लाइफ है, जब हम जॉब करने लगते हैं या बिजनेस करते हैं व्हाटएवर, तो उस प्रोफेशनल लाइफ में और स्टूडेंट लाइफ में अंतर किस चीज का है? हेलो, वी वांट दैट डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। आर यू रेडी? कम ऑन, कमेंट फास्ट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए हम वापस आ जाते हैं रेड लेटर डे, स्वर्णिम दिन पर। आखिरी में जाते जाते बताऊंगा, मत घबराइए, है ना। कुछ लोग बड़े निराश हो गए कि सर बताने ही वाले थे और रुक गए। थोड़ा खुद भी मेहनत करो, सीखने बैठे हो, है ना। चलो, सो रेड लेटर डे मीन्स स्वर्णिम दिन, ऐसा दिन जो यादगार हो। अगले पर चलते हैं। अब ये देखकर क्या समझ में आ रहा है? यहां कोई डूब रहा है और ये तैरने वाला मामला है। अरे इस पे तैरते हैं ना लोग, ये इस वाली चीज पर, है ना। तो डूबने और तैरने से रिलेटेड कोई है मामला, जिसमें कुछ डूबेगा कुछ तैरेगा। देख ही लेते हैं। सो नाउ इट्स अ सिचुएशन ऑफ सिंक और स्विम। अब ये देखो, सिंक का मतलब डूब जाना होता है, मोस्टली नॉन लिविंग का डूबना। नॉन लिविंग, लिविंग बीइंग तो ड्रॉन होते हैं ना। ये सिंक है, मतलब किसी नॉन लिविंग के डूबने को सिंक बोलते हैं। और स्विम तो हम सबको आता है। तो सिंक और स्विम, डूबो या तैरो, हिंदी में कहते हैं करो या मरो। हेलो, लिसन दिस थिंग, करो या मरो, मतलब उस काम को या तो करो या मत करो। आप एक और अच्छी लाइन लिख लीजिए, अगर आपके पास पेन कॉपी है तो लिखिए
कि अगर जियो तो पूरा जियो और मरो तो पूरा मरो, अधूरा अधूरा मत करो। जियो तो पूरा जियो और मरो तो पूरा मरो। सीख रहे हो तो पूरे मन से बैठो, जी जान लगा दो सीखने के लिए। मतलब जियो तो पूरे मन से जियो और मरो तो पूरे मन से। अब यहां लेकिन हमारे पास है करो या मरो, मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन है। हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, करना ही है। आपके पास भी कोई ऑल्टरनेट नहीं है, है ना। सीखने का कोई विकल्प ही नहीं है कि आप सोचोगे नहीं ये नहीं, छोड़ देता हूं, नहीं करता हूं, कुछ और करूंगा। यू हैव टू लर्न इन ए लाइफ। फाइन। सो करो या मरो वाले पर हम थे, सिंक और स्विम वाली बात थी। आगे चलते हैं। अब यहां क्या हुआ भाई? वॉट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर? वन पर्सन इज थ्रोइंग वाटर, है ना। ये पानी फेंक रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है, यही दिख रहा है ना कि कोई व्यक्ति पानी फेंक रहे हैं। अब पानी फेंकने से रिलेटेड क्या हो सकता है? कमेंट कमेंट। ऊपर वाले ने ब्रेन भी दिया है, हाथ भी दिए हैं, चलते भी हैं, कर दो फटाक से। कि इससे रिलेटेड आपके पास कोई प्रभाव, फ्रेज, ईडीएम कुछ हो तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये पानी फेंक रहे हैं, दैट इज वेरी ट्रू। नहीं आ रहा है? चलिए हम हैं ही आपकी सेवा में, बता देते हैं। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन योर ड्रीम्स। थ्रो कोल्ड वाटर, पानी तो वो फेंक रहे थे लेकिन कैसा था? कोल्ड वाटर था। अब देखो शब्दों का मीनिंग तो कुछ और निकल रहा है कि ठंडा पानी फेंकना, है ना। लेकिन इसका सेंस क्या बोलता है? इसका सेंस बोलता है कि किसी को हतोत्साहित करना, डिमोरलाइज कर देना, उसको डिमोटिवेट करना। मीन्स थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन योर ड्रीम्स। जैसे आपने कहा कि नहीं अब बहुत हो गया, मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करना चाहता हूं। तो किसी ने कहा आपकी क्या औकात है, बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पैसा लगेगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, बहुत सारी चीजें बता दी। तो ये क्या कर रहा है सामने वाला? आपके सपनों पर ठंडा पानी डाल रहा है। थ्रोइंग कोल्ड वाटर अपॉन योर ड्रीम्स। यस, मतलब हतोत्साहित करने की कोशिश है, आपको निराश कर देने की कोशिश है। सो वी शुड नॉट थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन एनीबडीज ड्रीम। किसी के भी ड्रीम्स पर हमें कोल्ड वाटर नहीं थ्रो करना है। ओके, चलिए अगले पर चल रहे हैं। ये किसी का हाथ लग रहा है और ये देखो नीला लाल निशान हो गया है। मार पड़ने के बाद ऐसा हो जाता है ना। तो कैसा मारा गया? ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। हिंदी में हम बोलते हैं लाल पीला कर दिया मार मार के। वो स्कूल में जब पिटाई होती थी, अब तो खैर मारना अलाउड नहीं है, बट पुराने ज़माने में जब वी यूज टू गो टू स्कूल ना, तब वो जब ऐसी बढ़िया धुलाई होती थी कि मज़ा आ जाता था, है ना। तो उसी ज़माने की स्कूल जाओ तो वहाँ कूटो, घर आओ तो वहाँ कूटो, इवन मोहल्ले वाले भी कूट देते थे। मतलब जब जिसका मन हुआ वहाँ उसने कूट दिया। कुट कुट के हम ऐसा कुट गए हैं कि अब और कोई चीज़ हमें कूट ही नहीं पाती है जीवन की। नए ज़माने के लोग जो है कुट नहीं पाए ना, ये फूलों जैसे रखे हुए, कोई भी कूट के चला जाता है इनको। अब इनको कुटने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। कुटो रे कुटो। जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, उतना ही गौरव उन्हें यत्र तत्र सर्वत्र मिला। फिर लिखो, जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, उतना ही गौरव उन्हें यत्र तत्र सर्वत्र मिला। थोड़ी तकलीफें उठाओ, शुरुआती तकलीफें हैं, होंगी, आएंगी, लेकिन आगे जाकर आपका गौरव पूरी दुनिया में फैल जाएगा। हम बात कर रहे हैं ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। मार मार के लाल नीला पीला कर दिया, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू। अगले पर चल रहे हैं। ये ह्यूमन स्टेजेस दिखाई जा रही है ना। इंसान की स्टेज दिख रही है कि ये पहले छोटा बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होकर एक दिन चला जाता है दुनिया से। स्टेज दिख रही है ह्यूमन लाइफ की। वेरी गुड। इससे रिलेट क्या कर रहा है भाई? मैन इज बॉर्न टू सफर। इंसान पैदा ही हुआ है, लोग कहते हैं, सफर करने के लिए, पीड़ित रहने के लिए। कहां से?
फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। क्रेडल का मतलब होता है पालना, वो छोटा पालना, इसमें बच्चे को सुलाया जाता है जब वो पैदा होता है उसके बाद, दैट इज कॉल्ड क्रेडल, है ना, उसको बोलते हैं पालना। और ग्रेव का मतलब होता है कब्र, मतलब पालने से लेकर तो कब्र तक इंसान क्या करता है, सफर करता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि नहीं लगाता है, क्योंकि वो समाज के हिसाब से चलता है ना। उसको थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस, अपना विल पावर यूज करना चाहिए, थोड़ा अपने हिसाब से चलना चाहिए, वरना वो हमेशा क्या करेगा, सफर करेगा। कहां से, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। हमने आज सीखा है मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, फिर हमने सीखा है 9 days वंडर, देन प्रोज एंड कॉन्स, ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स आर ऑलवेज ऑथेंटिक, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इन पांचों में कोई डाउट, किसी का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, सेंस पकड़ में नहीं आ रहा है? आई थिंक इट वॉज क्वाइट ईजी। माउंटेन ऑफ मोलिल, राई का पहाड़ बना रहे थे। 9 days वंडर, हिंदी में तो 4 दिन की चांदनी है, इंग्लिश में कम से कम 9 दिन का सुकून है। देन प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाई बुराई, लाभ हानि, यस। उसके बाद था साहब व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स जो हमेशा ऑथेंटिक होते हैं, एंड पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। और आगे चल रहे हैं हम, रीड बिटवीन द लाइन्स, समझ के पढ़ना, याद डालो। अब कैसा पढ़ो, डोंट जस्ट रीड, रीड बिटवीन द लाइन्स। रेड लेटर डे, 15th of August इज अ रेड लेटर डे। देन है सिंक और स्विम, डूबो या तैरो, करो या मरो। और सेंटेंस क्या कहा था कि अगर जियो तो पूरा जियो, मन भर के जियो, और मरो तो फिर मन भर के मरो। घिसो मत, सहो मत, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मत करो। जीवन अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको उच्चतम पर ले जाओ, एट फुल स्विंग। देखा था ना, इसको एकदम ऊंचाई तक लेके जाओ। अगला, थ्रो कोल्ड वाटर, किसी के सपनों पर ठंडा पानी मत डालिए। और अंतिम था बीटन ब्लैक एंड ब्लू, ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। ये आज के हमारे 10 इडियम, फ्रेजेस, प्रोवर्ब जो आप बोल लें, यूज तो हमें करना ही है अपनी लैंग्वेज में, है ना। टेक्निकल नाम पे जाने से क्या मतलब, हमें तो समझ में आना चाहिए। थ्रो कोल्ड वाटर मतलब किसी के सपनों पर ठंडा पानी डाल देना। अंत की तरफ हम आ गए हैं आज के लिए। ओह, 1 बज गया था। फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव, 11 थे, सॉरी। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, मैन इज बॉर्न टू सफर, इंसान सफर करने के लिए पैदा हुआ है। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, बेटा वो हिंदी वाला सफर नहीं है, इंग्लिश वाला सफर है जो भयंकर सफर करवाता है, मीन्स पीड़ित रहना। फर्स्ट जो आज हमारा वर्ड है वो है बोथ ऑफ देम। देखिए, जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो उनके बीच में जो लिंकर्स होते हैं, सेंटेंस को जो कनेक्ट करने वाले वर्ड्स होते हैं, वो कई बार क्लिक नहीं मार पाते हैं, इसलिए हम दो अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम सीखने वाले हैं लिंकर्स, जो लिंक करेंगे सेंटेंसेस को। इसलिए हम क्या ना, छोटा सेंटेंस बोल के रह जाते हैं, उसको लंबा नहीं खींच पाते। तो जो फर्स्ट आपके सामने दिख रहा है वो है बोथ ऑफ देम या बोथ ऑफ अस। इसका हिंदी में मीनिंग है वे दोनों या हम दोनों। अब आपको लग रहा होगा इसको यूज कैसे करेंगे, तो यूज कैसे करेंगे के लिए अपन इसके सेंटेंसेस बना लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है बोथ ऑफ देम आर बिजी। अगर आपको ऐसा कहना है कि वो दोनों ही बिजी हैं, सो बोथ ऑफ देम, कौन बिजी है, बोथ ऑफ देम, है ना। 1 सेकंड अपन शुरू कर लेते हैं मार्कर। चलिए, यहां से शुरू किया, ये रहा मार्कर और ये रही इरेजर। चलिए, सो बोथ ऑफ देम, वे दोनों कैसे हैं, बहुत ही बिजी हैं, है ना। थोड़ा लाइट कलर लेना पड़ेगा, चलिए ये वाला कलर लेते हैं आज। तो ये आ गया बोथ ऑफ देम, मतलब वे दोनों। आर बिजी, वो कैसे हैं, दोनों बहुत बिजी हैं। या हम ले सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, बोथ ऑफ अस आर कमिंग। किसी ने आपको इनवाइट किया और पूछा क्या आप दोनों आ रहे हैं,
तो आपने कहा यस बोथ ऑफ अस, मतलब हम दोनों, आर कमिंग, हम दोनों आ रहे हैं। हमने दोनों को यूज करके देखा है, बोथ ऑफ देम आर बिजी एंड बोथ ऑफ अस आर कमिंग। एक और सेंटेंस देखते हैं, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग हार्ड। हमें कहना है कि वो दोनों लोग मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए। सो बोथ ऑफ देम आर वर्किंग हार्ड। एक और सेंटेंस हमारे पास है, बोथ ऑफ अस आर हैप्पी। बोथ ऑफ अस का मतलब है हम दोनों खुश हैं। सो बोथ ऑफ अस आर हैप्पी। ये भी क्लियर हो गया। तो हमने यहां सीखा है लिंकर्स। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उन्हें बता दिया जाए कि ये हम सीख रहे हैं लिंकर्स। दो सेंटेंसेस को, वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करके हम कैसे सेंटेंस को लंबा खींच लेते हैं, या इन वर्ड्स को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस हमने देखा। अब हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है व्हाट एल्स, और क्या। ये हिंदी में तो आसानी से आ जाता है, इंग्लिश में यूज कैसे करना है, क्या व्हाट एल्स, हिंदी क्या है और क्या। एग्जाम्पल से समझो, देखो व्हाट एल्स डू यू वांट, अरे अब आप और क्या चाहते हैं। आपको इतने अच्छे से सिखाया समझाया जा रहा है, इसके अलावा अब आप और क्या चाहते हैं। व्हाट एल्स डू यू वांट, और क्या चाह रहे हैं आप। अगला देखते हैं, व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, बोले आपके लिए मैंने इतना तो कर दिया, इसके अलावा अब मैं क्या करूं। सो व्हाट एल्स कैन आई डू, व्हाट एल्स का मतलब है और क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। यूज करना सीखो सेंटेंस में। द थर्ड सेंटेंस इज व्हाट एल्स कैन बी डन इन दिस केस, बोले अब इस केस में और क्या किया जा सकता है, अब हम यहां और क्या कर सकते हैं। व्हाट एल्स कैन बी डन इन दिस केस, है ना, इस केस में अब हम और क्या कर सकते हैं। और नेक्स्ट है व्हाट एल्स इज रिमेनिंग नाउ, अब और क्या बचा है। अब कुछ भी नहीं बचा है, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया है। सो व्हाट एल्स इज रिमेनिंग नाउ, अब क्या बचा है, और क्या बचा है अब, शायद नथिंग। सो व्हाट एल्स इज रिमेनिंग नाउ, ये हमने सेंटेंस देखे, व्हाट एल्स और क्या। आप इसको अपने अलग अलग सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, यस, जहां में और क्या वाला सेंस बताना हो। चलिए दो हमने देख लिए, थर्ड की तरफ चलते हैं। हाउ लॉन्ग, मतलब कितना समय। इसको हिंदी में हम और कह सकते हैं कब से या कब तक। नहीं आ रहा है समझ में, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, लिखिए उसमें हाउ लॉन्ग, और ये भी मेंशन कीजिए कि हाउ लॉन्ग टाइम नहीं कहा जाता कभी। यहां हम कितना समय जरूर बता रहे हैं, लेकिन हाउ लॉन्ग के बाद ऐसे टाइम नहीं लिखा जाता है, गलत है ये। हाउ लॉन्ग का मतलब ही होता है कितना समय, ठीक है। सेंटेंसेस समझते जल्दी समझ में आएगा, है ना, ऐसे होपलेस मत हो, आएगा समझ में। देखो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश, कोई काम चल रहा है, आप पूछना चाहते हैं कि इस काम को खत्म होने में, क्या इसको करने में कितना समय लगेगा। सो हाउ लॉन्ग, हमने देखो यहाँ टाइम नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा कि हाउ लॉन्ग टाइम, है ना, टाइम यहां नहीं आएगा। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश, इस काम को फिनिश करने में कितना समय लगेगा, है ना, चूंकि ये विल है मतलब सेंटेंस फ्यूचर का है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश, इस काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा। यहां थोड़ा समझ में आया क्या। चलिए हम एक और सेंटेंस देखते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, होता है कई बार कोई व्यक्ति आए हैं आपके लिए वेट कर रहे हैं, है ना, आप कुछ देर बाद पहुंचते हैं और आप पूछते हैं कि आप मेरे लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, आप मेरे लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग, कब से, कितने समय से, कब से का मतलब कितने समय से आप मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, कब से इंतजार हो रहा है। अगला देख लेते हैं, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग, पूछते हम कई बार कि आखिर बारिश कब से हो रही है, कितने समय से बारिश हो रही है। तो हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग, बारिश
कब से हो रही है, कितने समय से बारिश हो रही है ना। बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं कब से। चलिए अगला देखते हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू रीच देयर। चूंकि यहां डिड का यूज किया गया है, मतलब सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है कि आपको वहां पहुंचने में कितना समय लगा था। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू रीच देयर, मतलब आपको वहां पहुंचने में कितना समय लगा। किसी व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं, जनरली वहां जाने में सपोज 5 घंटे लगते हैं, आपको लेकिन कितना लगा था। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू रीच देयर, है ना। डिड से समझ में आया था, सेंटेंस पास्ट का था। तो हम इस हाउ लॉन्ग को फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं और पास्ट में भी कर सकते हैं। कब से या कब तक या कितना समय, ये भी क्लियरली समझ में आ गया हाउ लॉन्ग। अगले पर चलते हैं। विद हुम या फॉर हुम, हिंदी मीनिंग देखना चाहते हैं, देख लीजिए। किसके साथ या किसके लिए। विद हुम मतलब किसके साथ, और फॉर हुम किसके लिए। सेंटेंस देखिए, विद हुम आर यू गोइंग, किसके साथ जा रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन बन गया है, विद हुम आर यू गोइंग, आप किसके साथ जा रहे हैं। विद हुम आर यू गोइंग, फॉर हुम आर यू डूइंग दिस ऑल। अब यहां आ गया फॉर हुम, किसके लिए यू आर डूइंग दिस ऑल, ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। फॉर हुम आर यू डूइंग दिस ऑल। एक और सेंटेंस है हमारे पास, विद हुम विल यू गो मूवी टू नाइट, बोले आज रात आप किसके साथ मूवी देखने जाएंगे। विद हुम विल यू गो मूवी टू नाइट, आज रात आप किसके साथ मूवी देखने जाएंगे। एंड द थर्ड इज फॉर हुम आर यू वेटिंग, किसके लिए इंतजार कर रहे हैं। फॉर हुम आर यू वेटिंग, किसका है इंतजार, है ना, किसके लिए इंतजार कर रहे हैं। यस चलिए, जिसे जाना था वो तो जा चुका है, वाई टू वेट, सो फॉर हुम आर यू वेटिंग। नेक्स्ट, बाय दिस या दैट टाइम, उस समय तक, इस या उस समय तक। अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उस समय तक ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सेंटेंस क्या कह रहा है कि टुमारो बाय दिस टाइम आई विल रीच मुंबई। जैसे अभी रात के 9:15 बज रहे हैं, है ना, आपकी फ्लाइट शाम को इवनिंग 7 o'clock है, 1-1.25 घंटा आपको पहुंचने में लगता है मुंबई। तो आप क्या कह रहे हैं कि टुमारो बाय दिस टाइम, मतलब इस समय तक, इस समय के पहले पहले, आई विल रीच मुंबई, मैं कहां पहुंच जाऊंगा, मुंबई पहुंच जाऊंगा। तो बाय दिस टाइम, इस समय के पहले पहले। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल हैव टू बी हियर बाय 9 o'clock। किसी को आप कह रहे हैं कि आपको 9 बजे के पहले पहले यहां आ जाना है। देखो यहां लिखा है यू विल हैव टू, है ना, हैव टू कंपल्शन दिखाता है, मजबूरी दिखाता है। फ्यूचर है विल, तो फ्यूचर का कंपल्शन है कि आपको यहां आ ही जाना है। कब तक, बाय 9 o'clock। बाय 9 o'clock का मतलब है 9 बजे के पहले पहले आ जाना है ना। चलिए समझ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। बाय दैट टाइम ही बिकेम रिच। आपने किसी को बताया कि वो उसका बचपन बहुत ऐसे अभाव में गुजरा, ऐसा हुआ, है ना, पर फिर जब उसकी शादी हुई तब तक तो वो रिच हो चुका था। बाय दैट टाइम, उस वक्त तक, उस समय तक क्या हो गया था, ही बिकेम रिच, वो तब तक तो धनवान हो चुका था। हो सकता है पहले वो गरीब था, निर्धन था, लेकिन उस समय तक, जो भी आप समय बता रहे हैं, तब तक बाय दैट टाइम ही बिकेम रिच। और नेक्स्ट है, आई विल सबमिट माई रिपोर्ट बाय मंडे। बाय दैट टाइम, उस समय तक। अब हमने दैट टाइम को मंडे लिख दिया, सो आई विल सबमिट माई रिपोर्ट बाय मंडे। मंडे तक मैं अपनी रिपोर्ट क्या करूंगा, सबमिट कर दूंगा, मंडे के पहले पहले। मतलब ट्यूसडे नहीं होगा, मंडे वाले दिन के पहले पहले मैं आपको रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। ये रहा बाय दिस टाइम, दैट टाइम। और अगला देखते हैं, वॉट एवर। ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं वर्ड्स, वॉट एवर, वेर एवर, वेन एवर, हु एवर, है ना।
तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। व्हाटएवर का मतलब है जो कुछ भी। अब इसको यूज कैसे करेंगे ना, प्रॉब्लम वो है कि हमें यूज करते नहीं आ रहा है सेंटेंस में। समझ लेते हैं। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, करो जो आपको करना है। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन आई विल हेल्प यू। क्या कह रहे हैं भैया कि जो कुछ भी सिचुएशन होगी मैं तो आपकी मदद करूंगा। सो क्या कहा, व्हाटएवर जो कुछ भी, मे बी द सिचुएशन चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आई विल हेल्प यू। ये भी क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। अगला सेंटेंस है स्पीक व्हाटएवर इज इन योर माइंड, कहो जो कुछ आपके मन में है, दिमाग में है, कह डालो, पूछो। सीखने का एक बहुत आसान तरीका है, सबसे आसान कह सकते हैं। क्या अभी जानना चाहते हो क्या? आखिरी में बताएंगे, थोड़ा तो इंतजार किया करो। क्या क्वेश्चन है? सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है, अंत में बताएंगे। और बीच में आपको पता लग जाए तो कमेंट बॉक्स है आपके पास। व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू लर्न? कम ऑन। सो स्पीक व्हाटएवर इज इन अ माइंड, जो कुछ भी आपके दिमाग में है वो आपको बोल देना होगा। द नेक्स्ट इज व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड, जो कुछ भी होता है दुनिया कहती है अच्छे के लिए ही होता है। समझाने के लिए सेंटेंस काफी अच्छा है, मन बहलाने के लिए सेंटेंस बहुत अच्छा है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर हम एफर्ट्स क्यों लगाते हैं? एफर्ट्स लगाओ, दुनिया बदलने की जिद रखो, चेंज करने का दम रखो, अपना विल पावर मजबूत रखो ताकि गलत को बदला जा सके। यस, तो व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड, ये कहने के लिए ठीक है पर पुरुषार्थ करना जरूरी है। पुट योर 100%, गिव योर 100% टू चेंज द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज व्हेनेवर, जब कभी भी। हिंदी में हम बहुत यूज करते हैं ना, जब कभी भी आपका मन हो आप चले आइएगा, जब कभी भी ऐसा हो वैसा हो। सो whenever, अच्छा ये एक साथ होना चाहिए था, whenever I go there I meet him, मतलब जब कभी भी मैं वहां जाता हूं तो मैं उससे मिलता ही हूं, है ना। और दूसरा सेंटेंस है whenever they meet they quarrel, ऐसा भी होता है कि जब कभी भी वो दोनों मिलते हैं तो वो बहुत लड़ाई करते हैं। they quarrel, whenever they meet they quarrel, you can call me whenever you want, बोले आप जब चाहें तब मुझे कॉल कर सकते हैं, है ना। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको मुझसे बात करनी है या आपको कुछ काम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई wear a hat whenever I go outside, जब कभी भी मैं बाहर जाता हूं तो मैं हैट पहन कर जाता हूं। हो सकता है बाल कम होंगे, धूप ज्यादा लगती होगी या स्टाइलिश होंगे, कोई भी रीजन होगा पर हैट तो पहनते हैं। सो आई wear a hat whenever I go out, ये था whenever, जब कभी भी। नेक्स्ट को देख लेते हैं whoever, जो कोई भी। अब ये व्यक्तियों के लिए काम आता है, ये किसके लिए काम आएगा? इसमें हम पर्सन की बात करेंगे। Whoever gets up first, don't wake the other, होता है ना कई बार कि जो सबसे पहले उठ जाता है वो सबको उठा देता है ना। अच्छी खासी नींद खराब कर देता है, वो जो रंगीन सपना चल रहा था उसको एकदम क्लाइमेक्स में एंड कर देता है। तो whoever gets up first, don't wake the others, तो जो भी कोई भाई सुबह जल्दी उठ जाए वो दूसरों को मत उठाओ, उनको तो सोने दो कम से कम, है ना। क्योंकि सुबह की नींद वैसे भी बहुत ही गहरी और प्यारी आती है ना। तो भाई दूसरों को मत डिस्टर्ब करो। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अ प्राइज विल बी गिवन, देखो ये पैसिव का फॉर्मेशन, अ प्राइज विल बी गिवन टू हूएवर सॉल्व द पजल, मतलब जो कोई भी इस पजल को सॉल्व करेगा उसको प्राइज दिया जाएगा। यस, ये भी आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। Whoever wants to come can come with us, हम कहते हैं कई बार कि जो कोई भी हमारे साथ आना चाहता है वो आ सकता है। हम घूमने जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, तो जो भी आना चाहता है whoever wants to come with us can come,
यस, ये भी बढ़िया रहा। फिर whoever did this will be punished, ये फिर से पैसिव वाला फॉर्मेशन है कि whoever did this जिस किसी ने भी ये किया है उसको तो सजा मिलेगी, will be punished। एंड अब हम और आगे चल रहे हैं, ये मिटा देते हैं भाई, over here या over there, यहां पर या वहां पर, हिंदी देख लेते हैं, यहां पर या वहां पर। सेंटेंस से समझिए, डोंट स्टैंड ओवर हियर मतलब यहां पर मत खड़े रहिए, गो ओवर देयर वहां चले जाइए, वहां पर जाइए, यहां मत खड़े रहिए। डोंट स्टैंड ओवर हियर, गो ओवर देयर, ये भी दोनों हो गए। नेक्स्ट पर देख लेते हैं, आई केप्ट माई कीज ओवर हियर ओनली। अरे यार बोले मैंने अपनी चाबियां तो यहीं तो रखी थी, अब मिल क्यों नहीं रही है? आई केप्ट इट ओवर हियर, यहीं पर रखी थी मैंने अपनी चाबियां, पर अब शायद मिल नहीं रही है। नेक्स्ट है, ही वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर, बोले कल जब मैंने देखा तो वो वहां खड़ा हुआ था, उस जगह पर, वहां पर खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर, ये भी आ गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट चलते हैं, देयर इज नथिंग ओवर देयर, वहां कुछ भी नहीं है। अब देयर इज नथिंग ओवर देयर, वहां पर कुछ नहीं है। आज हमने सीखा है बोथ ऑफ देम और बोथ ऑफ अस, वे दोनों या हम दोनों। फिर हमने सीखा व्हाट एल्स, अरे और क्या चाहते हैं आप, अब और क्या करें आपके लिए, है ना, अब और क्या दूं तुम्हें इसके सिवा कि तुमको हमारी उम्र लग जाए, है ना, तो और क्या। वेरी गुड। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, कितने समय से, कब से या कब तक। विद हुम, किसके साथ, फॉर हुम, किसके लिए, आप किसके साथ मूवी देखने जा रहे हैं और ये सब किसके लिए कर रहे हैं। और था बाय दिस और दैट टाइम, इस समय तक या उस समय तक, पर उसके पहले पहले। यस। अगला था वट एवर, जो कुछ भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। Whenever, जब कभी भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। इंस्पायर आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। Wherever, जहां कहीं भी। और whoever, जो कोई भी। और आखिरी था over here मतलब यहां पर, एंड over there मतलब वहां पर। Nowadays, ये बोलचाल की भाषा में बहुत यूज होता है nowadays, कि आजकल ऐसा हो रहा है, आजकल रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, आजकल वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो आजकल वर्ड जो है वो बहुत यूज़ किया जाता है। इसका हिंदी जैसा मैंने आपको बताया आजकल। सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज़ वेरी बिजी नाउ अडेज। आजकल वो कैसा है, बहुत बिजी है। कैसा है, बहुत ही बिजी है। ही इज़ वेरी बिजी नाउ अडेज। और अगला सेंटेंस है, नाउ अडेज एवरीबडी इज बिहाइंड मनी, है ना, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एवरीबडी इज बिहाइंड मनी, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। सो नाउ अडेज यहां भी हमने यूज किया, यहां सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया। तो नाउ अडेज एवरीबडी इज बिहाइंड मनी। एंड द थर्ड इज शी इज हैप्पी नाउ अडेज। आजकल वो कैसी है, बहुत खुश है ना। तो ये नाउ अडेज को हमने 3 सेंटेंसेस में यूज करके देखा। यस, तो ही इज अ वेरी बिजी नाउअडेज, या हम कह रहे हैं कि नाउअडेज एवरीबडी इज बिहाइंड मनी। एंड द थर्ड इज शी इज हैप्पी नाउअडेज। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, दैट इज ग्रेजुअली। क्या है वो नेक्स्ट वर्ड, ग्रेजुअली। यस, चलिए ग्रेजुअली का मीनिंग है धीरे धीरे। हिंदी में आपने सुना होगा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। वही धीरे धीरे की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, क्षणे क्षणे,
धीमी गति से। सो दैट ग्रेजुअली बिकेम हिज हैबिट। धीरे धीरे वो चीज़ क्या हुई, उसकी हैबिट बन गई। ऐसा हम कहते हैं कि किसी चीज़ को लगातार 20, 25, 30 दिन कर दिया जाए तो हमारी हैबिट हो जाती है। सो ग्रेजुअली दैट बिकेम हिज हैबिट, उसकी क्या हो गई, हैबिट हो गई। और इंग्लिश में एक कहावत है कि हैबिट्स डाई हार्ड। हैबिट्स डाई हार्ड मतलब हैबिट्स बहुत मुश्किल से मरती हैं, लग जाए उसको मरना, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, ओल्ड कस्टम्स आर ग्रेजुअली डाइंग आउट। जो पुराने कस्टम्स, रीति रिवाज हैं, तौर तरीके हैं, वो अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ग्रेजुअली डाइंग आउट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, हटते जा रहे हैं। हालांकि वो बहुत साइंटिफिक थे उनमें से बहुत सारे तो, पर चूंकि हमें उतने साइंटिफिकली लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया या उसको उतना साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो डाइंग आउट हो गए। क्योंकि न्यू जनरेशन को जिस चीज़ का लॉजिक समझ में आता है, साइंस जिसके पीछे होता है, उन्हें लगता है वही सत्य है। क्योंकि बचपन से हमें पढ़ाया गया कि जो साइंस कह रहा है वो परम सत्य है, और जबकि साइंस कुछ समय बाद खुद ही बदल जाता है। ठीक है, स्कूल में हमने यही सीखा, यही सिखाया गया, और इसी पे हमारी थिंकिंग, हमारी मेंटालिटी बेस्ड हो गई है। और इसलिए हम ऐसे टाइप्ड मेंटालिटी वाले लोग हैं, हम मान लेने वाले लोग हैं, हम डाउट नहीं करते, क्वेश्चंस नहीं उठाते, हर चीज़ को बस मान लेते हैं। तो साइंस ने हमें बहुत कुछ मनवाया है, इवन मैथ्स में भी हमें तो मनवा दिया था कि माना कि, है ना, ऐसे ही मैथ्स पढ़ा था ना। चलो, इट्स ग्रेजुअली गेटिंग कोल्डर। धीरे धीरे गर्मी हो रही है या सर्दी हो रही है ना, यहाँ ठंड लिखा हुआ है कि ग्रेजुअली इट्स गेटिंग कोल्डर। धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, सर्दी बढ़ रही है। ये दूसरा वर्ड था आज का हमारा, ग्रेजुअली, दैट इज धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, एट वंस। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि ये वंस जैसा कुछ है, मतलब एक बार। वंस का मतलब होता है एक बार, है ना, लेकिन ये वंस यहां एक बार नहीं है, ये एट वंस है ना, इसमें एट भी तो लगा है। इसका मीनिंग होता है तुरंत, एकदम फटाफट, तुरंत। जैसे एट वंस द स्काई टर्न्ड ग्रे एंड इट स्टार्टेड रेनिंग। तुरंत ही बोले स्काई जो है वो ग्रे हुआ और फिर अचानक बारिश होना शुरू हो गई। सो एट वंस मतलब तुरंत क्या हो गया, स्काई ग्रे हुआ एंड स्टार्टेड रेनिंग। गो एट वंस एंड फेच द डॉक्टर। बहुत कॉमन सा सेंटेंस है कि गो एट वंस, तुरंत जाओ, है ना, और फेच का मतलब होता है जाकर लाना। फेच वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब जाकर किसी चीज को लाया जाए, दैट इज फेच। तो उन्होंने कहा गो एट वंस, तुरंत जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ, शायद कुछ इमरजेंसी का केस है। आगे बढ़ लेते हैं यहां से। नेक्स्ट जो सेंटेंस है दैट इज क्लीन अप दिस मैस एट वंस। आप कहीं पहुंचे, वहां सब, है ना, मैस है मामला। मैस मतलब सब इधर उधर बिखरा हुआ है, हौच पौच है, ऑर्डर में नहीं है, टाइडी है नहीं है, अनटाइडी है ना, क्योस जैसा मामला है। ये वर्ड्स हमने सीखे थे ना पहले, ऐसे ही रिवाइज होते हैं। तो उस क्योस में आपने कहा क्लीन अप दिस मैस एट वंस, तुरंत बोले सभी हटाओ। वेरी गुड। और नेक्स्ट वर्ड है सूनर और लेटर। हिंदी में हम बहुत यूज करते हैं कि कभी न कभी, आगे न पीछे, है ना, हमें ये काम करना ही है। जैसे आपको अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना ही है, सूनर और लेटर, अभी या बाद में, आगे या पीछे, कभी ना कभी आपको ये करना ही है। तो इट हैड टू बी डन सूनर और लेटर, ऐसा किया ही जाना चाहिए, सूनर और लेटर, है ना, सॉरी, किया जाना चाहिए था। इट हैड टू बी डन सूनर और लेटर। अरे ये काम आपने कहा कि साहब ये काम तो किया ही जाना चाहिए था, आगे या पीछे, कभी ना कभी तो होना ही था, तो हो गया। या यू आर गोइंग टू फेस इट सूनर और लेटर। बोले देखो आपको ये फेस तो करना ही है, अभी या बाद में, आगे या पीछे। ही विल गेट सक्सेस सूनर और लेटर, उसको सफलता मिलेगी ही, ये निश्चित है, सूनर और लेटर, अभी या बाद में, आगे या पीछे, कभी ना कभी। अच्छा वर्ड है, यूज कीजिए अपनी लैंग्वेज में। बोलते समय आपको टंग पर आ जाना चाहिए कि सूनर और लेटर वी हैव टू डू दिस, है ना, हमें कम्युनिकेशन इंप्रूव करना ही है सूनर और लेटर, तो व्हाई नॉट टू डू इट टुडे।
बिकॉज इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अब नहीं तो कब। अगला वर्ड हमारे पास है एट लास्ट। यही लिखा है क्या? नहीं, थोड़ा आंख फाड़ के देखिए, ये एट लीस्ट लिखा हुआ है, जिसका हिंदी मीनिंग है कम से कम, है ना। देखो, एट लीस्ट यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, कम से कम आपको मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, कम से कम आपको मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। एटलीस्ट 10 पीपल वर सेव्ड, कोई घटना हुई, कुछ हुआ कहीं, उसमें कम से कम 10 लोगों को बचा लिया गया, कम से कम 10 लोग, है ना। 10 पीपल एटलीस्ट, और एटलीस्ट आई डाई हैप्पी। किसी ने कहा कि साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जीवन में, आप ऐसा किस लिए करते हैं? हम कई बार नहीं बोलते कि मैं चैन सुकून से मरना चाहता हूं ताकि, सो एटलीस्ट आई विल डाई हैप्पी, ताकि मैं खुश तो मरूंगा। अगले पर चलते हैं, एवर और नेवर, ये भी हमने बहुत सुना है, इसको भी यूज करना जान लीजिए, सीख लीजिए। एवर मीन्स कभी, और नेवर मीन्स कभी नहीं। सेंटेंस से समझते हैं, कंफ्यूजन कम आएगा। हैव यू एवर डन दिस, क्या आपने ये काम कभी किया है? लैंग्वेज इंप्रूव करने वाला, वोकैबुलरी एनहेंस करने वाला, हैव यू एवर डन, क्या कभी किया है आपने? नहीं किया है, बहुत बढ़िया। अब शुरू कर दीजिए, बिकॉज इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अभी भी नहीं करेंगे तो कब? आई हैव नेवर बीन देयर, इसका मतलब है कि मैं वहां कभी भी होकर नहीं आया हूं, मतलब मैं वहां कभी नहीं गया हूं, तो आई हैव नेवर बीन देयर। किसी ने पूछा हैव यू एवर बीन टू लंदन, बोले नो आई हैव नेवर बीन देयर, मैं वहां कभी भी नहीं। और ये था, क्या आपने कभी ऐसा काम किया है? और ये क्या लिखा है? कभी भी नहीं, है ना, कि मैं वहां कभी भी होकर नहीं आया हूं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, एक और सेंटेंस है, हैव यू एवर स्पोकन ट्रुथ और नेवर। अरे क्या आपने कभी सत्य बोला है या कभी भी नहीं बोला है? अरे मतलब क्या आप इतना झूठ बोलते हैं कि लोगों को इतना भी डाउट हो रहा है कि क्या कभी सत्य बोला है, कभी बोला ही नहीं है। चलिए अगला है हमारा वर्ड एज वेल एज। वेल का मतलब तो अच्छा होता है, लेकिन जब दोनों तरफ एज लग जाए तब इसका मीनिंग निकलता है साथ ही साथ। देखो, आई नो यू एज वेल एज हर ऑल्सो, बोले देखो मैं आपको तो जानता ही जानता हूं, साथ में उसको भी जानता हूं कि वो कैसी है। एज वेल एज, साथ ही साथ। अगला सेंटेंस, शी इज हैंडलिंग होम एज वेल एज ऑफिस ऑल्सो। अरे वो घर को तो हैंडल कर ही रही है, एज वेल एज ऑफिस ऑल्सो, तो ऑफिस को भी आल्सो नहीं लिखा है रे, आल्सो नहीं है, कैसे बेइज्जती करते हो। ये लिखा है ऑल्सो, है ना, आल्सो नहीं है, और ये अस नहीं है, एज है, एज वेल एज। कई धुरंधर इसको अस पढ़ते हैं, अस वेल अस, एज वेल एज। तीसरा सेंटेंस है, शी शेयर्स माई ट्रबल्स एज वेल एज माई जॉयस ऑल्सो। वो न केवल मेरे दुख बांट लेती है बल्कि खुशियां भी बांट लेती है, दोनों चीजें बांट लेती है ना। खुशियां बांटने से दोगुनी हो जाती हैं और गम बांटने से हाफ हो जाता है। चलिए आप भी बांटते रहिए, खुशियां और गम दोनों। अगला सेंटेंस है मीनवाइल के ऊपर बना हुआ। मीनवाइल वर्ड भी कई बार बोलचाल में बीच बीच में यूज में आता है, या लिखने में इस या उस बीच, मतलब कोई एक काम हो रहा है उस बीच आप दूसरा काम कर लें, दूसरा काम हो जाए, समथिंग लाइक दैट। जैसे मदर वेंट शॉपिंग, मदर कहां गई? शॉपिंग के लिए गई। मीनवाइल, उस बीच, उस दौरान, आई क्लीन द हाउस। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मदर वेंट शॉपिंग, एक काम ये हुआ कि मदर शॉपिंग पर गई। मीनवाइल, उस दौरान, उस बीच, आई क्लीन द हाउस। Yes, and I'll be back soon. Meanwhile, you carry on. आप किसी के साथ बैठकर कोई काम कर रहे थे, फिर आपने उनसे कहा कि I will be back soon, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। Meanwhile, you carry on, तब तक आप इस काम को चालू रखें।
ये भी ठीक है। नेक्स्ट है she'll arrive at 5 PM, meanwhile what do we do? किसी को आपने कहा था कि आप 3 बजे आ जाइएगा, पर फिर उनका कॉल आया कि वो थोड़ा लेट हो रही हैं, है ना, तो कब आएंगी? she'll arrive at 5 PM। अब आप 3 बजे वहां पहुंच गए हैं, तो अपने साथी से आप कह रहे हैं कि भैया अब आप करेंगे क्या? बिकॉज शी विल अराइव एट 5 PM, तो उस बीच मीनवाइल, उस दौरान हम क्या करेंगे? समझ में आ रहा है आपको? पूरे मन से ध्यान से समझिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको नोट डाउन करते रहिए। अगले वर्ड की तरफ चल रहे हैं, देयरफॉर, इसलिए, है ना, या इस कारण से। समझ लेते हैं। ही वॉज ऑलवेज बिजी। अच्छा, ऑलवेज तो लिखा ही नहीं है। ही वॉज बिजी, देयरफॉर ही कुड नॉट कम। आपने किसी को इनवाइट किया था, बुलाया था, पर वो नहीं आ सके, तो किसी ने कहा कि साहब वो बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए, इस कारण से। यहां कोई कारण हमें दिया गया है कि ही वॉज बिजी, देयरफॉर ही कैन नॉट कम। द नेक्स्ट, ही इज ओनली 17, वो केवल 17 साल का है, एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। नॉट एलिजिबल टू वोट, वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है, उन्हें उस चीज की पात्रता नहीं है वोट देने की। क्यों? क्योंकि 18 से जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो वोट दे सकते हैं, एंड ही इज ओनली 17। ही लॉस्ट हिज हेल्थ एंड देयरफॉर हिज डिफिकल्टीज इंक्रीज्ड। उन्होंने अपना स्वास्थ्य खो दिया, स्वास्थ्य उनका थोड़ा बिगड़ गया, इसलिए जो डिफिकल्टीज थी वो बढ़ गई। अपना स्वास्थ्य संभाल के रखिए, है ना, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। नेक्स्ट, दैट्स वाई। इसका हिंदी समझते हैं, इसलिए, इसी कारण से, लाइक दैट्स वाई पीपल एडमायर यू। इसीलिए लोग आपको इतना एडमायर करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको मानते हैं, कारण जो भी हो। लेकिन हम यहां क्या कह रहे हैं? दैट्स वाई पीपल एडमायर यू, इसलिए लोग आपको मानते हैं। नेक्स्ट है, दैट्स वाई यू फेल्ड इन एग्जाम। आपने पढ़ाई नहीं की, ध्यान नहीं दिया, ये हुआ वो हुआ, जो भी कुछ हुआ, दैट्स वाई, इसी रीजन से आप फेल हो गए हैं। एंड दैट्स वाई शी अपीयर्स सो हैप्पी, बोले इसी कारण से वो इतनी खुश नजर आती है, जो भी रीजन है, बट शी अपीयर्स सो हैप्पी। अपीयर मतलब प्रकट होना, लगना, दिखना, तो शी अपीयर्स सो हैप्पी, दैट्स वाई। अगला एक और देख लेते हैं फटाफट। अच्छा, हमने आज देखा नाउ अ डे, आजकल, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, क्षणे क्षणे, देन एट वंस, एक बार नहीं है मतलब तुरंत। फिर हमने देखा सूनर और लेटर, कभी न कभी, आगे न पीछे, एट लीस्ट, कम से कम, इतना तो करो कि आपका कम्युनिकेशन, आपकी इंग्लिश थोड़ी सुधर जाए। एवर और नेवर, कभी या कभी नहीं। एज वेल एज, साथ ही साथ। मीनवाइल, उस दौरान, उस बीच। देयरफॉर, इसलिए। एंड दैट्स वाई, इस रीजन से, इस कारण से। दैट्स व्हाट, हिंदी में हम बहुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो, हिंदी का इसका जो सेंस है वो है यही जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही जो मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। तो दैट्स व्हाट सेंटेंस से जल्दी समझ में आएगा। फर्स्ट सेंटेंस, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अरे बोले यही जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, है ना, यही है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। ओके, कम ऑन, देखो आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स व्हाट, यही जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं इसका हम। नेक्स्ट इज, दैट्स व्हाट ही वांटेड टू डू फॉर लॉन्ग। यही है जो वो बहुत लंबे समय से करना चाहता था। ही वांटेड, है ना, सेकेंड फॉर्म हमने वर्ब का यहाँ यूज किया, जो हमें समझा रहा है कि कोई काम पहले हुआ है, उसकी बात हो रही है। तो दैट्स व्हाट ही वांटेड टू डू, वो करना चाहता था फॉर लॉन्ग, लंबे समय से, जो उसने अब किया, है ना। क्या कहा हमने? यही जो वो करना चाहता था।
और थोड़ा सा आगे चल देते हैं। दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। यही जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू रियली वांट टू हैव कमांड ओवर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज। सो उसके लिए आपको रिवाइज एंड रिपीट करना पड़ेगा, तब आपकी वोकैब थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सो ये 3 सेंटेंसेस थे जो कह रहे हैं दैट्स व्हाट, यही जो। नेक्स्ट, हाउ मच। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हाउ मच और हाउ मेनी, है ना, इनका यूज कहां किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। हम समझते हैं हाउ मच माने कितना। ये किसके साथ यूज होता है मोस्टली? ये होता है अनकाउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम 1 2 3 4, समझो इसको, जिसको हम 1 2 3 4 ऐसे करके गिन नहीं सकते हम, वो सारी चीजें अनकाउंटेबल हैं। आपको लगता है आपके सिर के जो बाल हैं, हेयर, वो अनकाउंटेबल है? जी नहीं, वो काउंटेबल हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं। जो स्टार हैं, तारे हैं आसमान में, वो आपको लगता है अनकाउंटेबल हैं? जी नहीं, उसको भी हम 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं, तो वो भी काउंटेबल हैं। तो यहां लेकिन हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल चीजों की, जिसको हम 1 2 3 4 करके ना गिन पाए। चलिए शुरू करते हैं। हाउ मच मनी डू यू वांट? कितना पैसा चाहिए? अगर कोई जब आपसे पूछता है तो आपका क्या आंसर होता है? पहले आप सोचते हो इतना, फिर लगता है कम पड़ेगा, फिर आप बोलते हो इतना, फिर लगता है नहीं नहीं अभी और थोड़ा कम है, फिर इतना, है ना, फिर कोशिश करते हैं इतना। कोई लिमिट ही नहीं है ना? कितना भी भागते रहिए, लिमिट नहीं है। यस, इसको समझिए कि व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट। दुनिया के कहा को मत मान लीजिए। दुनिया तो कहती है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही कहती है। या दुनिया कहती है ये दिल मांगे मोर। और पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। लोगों ने इतनी अहमियत दे दी है, इतना इंपॉर्टेंस दिया है इस मनी को, कि हम उसका एक्चुअल वैल्यू समझना भूल गए या समझना चाहते ही नहीं है। समझिएगा कभी मौका मिले। सो हाउ मच मनी। मनी को देखो, अब आपको लगता है मनी काउंटेबल है। मनी नहीं, नोट्स काउंटेबल हैं, कॉइन्स काउंटेबल हैं। MONEY मनी काउंटेबल नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते 1 मनी 2 मनी 3 मनी 4 मनी। 1 2 3 4 करके हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस मनी इज नॉट काउंटेबल। इसलिए हमने लगाया हाउ मच मनी डू यू वांट? इनफाइनाइट, एंडलेस, अनंत पैसा चाहिए आपको। करेंगे क्या उसका? और अगर इतना आ गया तो संभालेंगे कैसे? इतना एक्सपीरियंस है क्या आपके पास? नहीं है। चलिए कोई नहीं, सोचिएगा, समझिएगा, कभी मनी पर बहुत लंबी बात करेंगे। कम ऑन, नेक्स्ट। हाउ मच डज इट कॉस्ट? कितनी कॉस्ट है इसकी, है ना? ये जो भी चीज है इसकी कॉस्ट क्या बैठ रही है, तो ये कितने का है। या हाउ मच एक्सपीरियंस डज शी हैव? अब एक्सपीरियंस भी आपको लगता है कि ये काउंटेबल है, क्योंकि हम इसको गिन लेते हैं, गिन नहीं लेते हैं, माप लेते हैं ईयर्स में, कि 1 ईयर का, 2 ईयर का, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये हम उसको मेजर कर रहे हैं, गिन नहीं पा रहे हैं। 1 एक्सपीरियंस, 2 एक्सपीरियंस, 3 एक्सपीरियंस, 4 एक्सपीरियंस हम नहीं कर सकते। तो एक्सपीरियंस भी अनकाउंटेबल है, इसलिए हम कहते हैं हाउ मच एक्सपीरियंस डज शी हैव? उसे कितना एक्सपीरियंस है ना? क्योंकि ये अनकाउंटेबल था। ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हाउ मच को हम अनकाउंटेबल चीजें जैसे ऑयल, शुगर, मिल्क, एक्सपीरियंस, मनी, टाइम, है ना, इन सब के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारा है हाउ मेनी। हाँ, अब ये काउंटेबल है। कितने, ये हम काउंटेबल्स के लिए यूज करेंगे, जिनको हम कैसे गिन पाएंगे? जिनको हम 1 2 3 4 5 करके गिन पाएंगे, वो है काउंटेबल। चलिए देख लेते हैं क्या काउंटेबल है। कम ऑन। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? अब ये देखिए, फ्रेंड्स जो हैं इन्हें 1 2 3 4 5 करके काउंट किया जा सकता है। कितने फ्रेंड्स हैं आपके? ऐसे तो बहुत सारे होंगे, पर क्या बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं आपके कोई? और नहीं है तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपसे अभागा कोई नहीं है। यू हैव टू हैव अ वेरी नाइस, गुड, क्लोज, बॉजम फ्रेंड।
आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी बुक्स, अब बुक्स को भी हम काउंट कर सकते हैं। हैव यू रेड, अभी तक आपने कितनी किताबें पढ़ ली हैं। खैर आपको तो किताबों से एलर्जी है, पढ़ना आप जानते नहीं हैं। आपने जो पढ़ने का मतलब आपके लिए रटना है। अरे सिलेबस जो होता है वो एक अलग मामला है, जीवन में पढ़ना सीखिए। बेहतर जिंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होकर गुजरता है ना। पर आप वैसी बेहतर जिंदगी शायद चाहते ही नहीं है ना। आपके लिए मौज मस्ती, टीवी, कपिल शर्मा शो और वो द बिग बॉस और वो समथिंग लाइक दैट, बस वही आपके लिए बेहतर जीवन है। समझिए, पहचानिए, मानव जीवन बड़े मुश्किल से मिला है। डोंट वेस्ट इट। खैर ठीक है, नहीं समझना चाहते मत समझिए, बट कभी तो सोचिएगा। हाउ मेनी डेज आर देयर इन जुलाई, जुलाई के मंथ में कितने दिन होते हैं। हाउ मेनी डेज, क्योंकि डेज को भी हम 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं। सो काउंटेबल्स के लिए हमारे पास हाउ मेनी है और अनकाउंटेबल्स के लिए था हाउ मच। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। हम चल रहे हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड दैट इज इन डिटेल। कई बार कहना होता है कि साहब हमें पूरी डिटेल में बताइए सारी चीजें। बता देते हैं साहब विस्तार से। सेंटेंस देख लेते हैं। प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। कैसे एक्सप्लेन करना है? डिटेल में एक्सप्लेन करना है, विस्तार से बताना है, शॉर्ट में नहीं समझाना है। तो क्या कहना पड़ेगा? इन डिटेल। ही नरेटेड द इंसिडेंट इन डिटेल, उन्होंने वो घटना का वर्णन किया। वो घटनाओं का वर्णन करते हैं ना, नरेट करते हैं। इसको समझो, सेंटेंस को स्पीक किया जाता है, पोएट्री को रिसाइड किया जाता है, स्टोरी को या किसी इंसिडेंट को नरेट किया जाता है, सॉन्ग को सिंग किया जाता है। सबके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ही नरेटेड द इंसिडेंट इन डिटेल, उसने उस इंसिडेंट को, उस घटना को बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया। एंड आई डोंट वांट टू नो इन डिटेल। कई बार होता है हम कुछ चीजों के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। आई डोंट वांट टू नो इन डिटेल। ओके, रेडी? चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, बहुत ही रेयर। जो चीज, जो घटना कभी कभार घटती है। देखो, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्क माने भौंकना, तो भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं, अच्छा डॉग्स होना था ना, ये डॉग्स। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। कैसे काटते हैं? कभी कभार काट खाते हैं। इंग्लिश में बिल्कुल सही कहा है कि सेल्डम बाइट। सेल्डम मतलब कभी कभार, बहुत रेयरली पर काट लेते हैं। हिंदी की कहावत थोड़ी सी फॉल्टी है। हिंदी में कहते हैं कि भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते, जो गरजते हैं वो कभी नहीं बरसते हैं। अरे जब बरसते हैं तो बहुत जोर से बरसते हैं। चलिए, आई सेल्डम वॉच मूवीज। वैसे भी मूवी देखना पाप है, घन घोर पाप है। अगर आप लगातार बार बार बहुत सारी मूवीज देख रहे हैं तो ये घनघोर पाप है, ये अत्याचार है आपके ब्रेन के साथ। हाँ, कभी कभार वंस इन अ वाइल हर चीज़ ठीक है लाइफ में, बट अगर आप लगातार बहुत सारी मूवीज देख रहे हैं, पुष्पा पुष्पा टुष्पा और जो भी कुछ, तो समझ जाइए आप अपने ब्रेन के साथ क्या कर रहे हैं। कभी इस पर बहुत लंबी बात करेंगे, है ना, कि हमारी लाइफ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। एंड व्हाट वी फील पर्सनली, आवर लाइफ इज जस्ट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। इसके आगे भी जिंदगी है कुछ। शी सेल्डम गेट्स एंग्री। देखिए कितनी बढ़िया है। वो बहुत ही रेयरली, कभी कभार, मतलब बहुत रेयर गुस्सा होती है। साल में एक आध बार कभी गुस्सा आ गया तो आ गया। शी सेल्डम गेट्स एंग्री। आगे बढ़ना चाहते हैं हम अगले वर्ड की तरफ, ईदर और। कुछ लोग इसको आइदर भी पढ़ते हैं, ईदर भी पढ़ा जाता है। तकलीफ मत उठाओ, आप तो जैसे आड़े पड़े हो वैसे ही पड़े रहो, है ना। ये ईदर और आइदर दोनों तरह से यूज होता है ना, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन है। इसके आगे और लगता है। इसका हिंदी है या तो ये या वो। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू कैन हैव ईदर टी और कॉफी। या तो आप टी ले सकते हैं या कॉफी ले सकते हैं। तो यू कैन हैव ईदर टी और कॉफी। शी विल टेक ईदर मैथ्स और आर्ट्स। या तो वो मैथ्स लेना चाह रही है या फिर वो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज जिसको आजकल कहा जाता है, वो ले लेगी।
एंड आई वॉन्ट ईदर एवरीथिंग और नथिंग। या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। फैंटास्टिक सेंटेंस है कि अगर आप किसी चीज को चाह रहे हैं तो पूरी शिद्दत से, पूरे मन से लग जाइए कि या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं, है ना। एक बहुत बढ़िया शेर है कि ये दिल भी उस बच्चे की तरह जिद पर अड़ा है कि या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं, है ना। बच्चे ऐसे ही करते हैं कि या तो सारे खिलौनों से मैं ही खेलूंगा या सारे ले जाओ, या तो सारी चॉकलेट्स मुझे दे दीजिए या सारी ले जाइए। ईदर आई वॉन्ट एवरीथिंग और नथिंग। नेक्स्ट, आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग लर्निंग दिस वोकैबुलरी सेशन। यस, से यस इन कमेंट बॉक्स। बोलते रहिए, कुछ कुछ लिखते रहिए, हरकत करते रहिए, ताकि ऐसा लगे कि आप जीवित, जागृत और जिंदा हैं। सांस देख लो एक बार, ऐसे आ रही है, गुड, मतलब अभी तक आप हैं धरती पर। नीदर नॉर, नाइदर भी कहा जा सकता है, ना तो ये ना वो। लेट्स सी एग्जाम्पल, शी लाइक्स नीदर टी नॉर कॉफी। मतलब बड़ी सभ्य है, ना तो उसे कॉफी पसंद है और ना ही चाय। बहुत बढ़िया है। नीदर ही नॉर शी इज कमिंग, हमने तो दोनों को बुलाया था, बट नीदर ही नॉर शी इज कमिंग, ना तो वो आ रही है ना ये आ रही है। नीदर ड्रिंकिंग नॉर स्मोकिंग इज गुड, अरे ना तो ड्रिंकिंग ठीक है ना ही स्मोकिंग ठीक है फॉर योर हेल्थ। फिर भी लोग करते हैं, हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। वैसे भी हम हेल्थ को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, डिटेरियोरेट कर रहे हैं। हम हेल्थ बना नहीं रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। ऊपर वाले ने हमको बहुत अच्छी हेल्थ दी थी और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इसे बिगाड़ने में। लगे रहिए। साइमल्टेनियसली, थोड़ा सा कठिन और लंबा शब्द है, पर बोलने में तो आता है, लिखा तो मिल ही जाता है। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, साथ साथ। एग्जाम्पल है, राम एंड श्याम आंसर्ड साइमल्टेनियसली, दोनों ने एक साथ आंसर दे दिया। होता है ना कई बार, क्वेश्चन पूछा जाए और दो लोग एक साथ आंसर दे देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियसली। दे स्टूड अप साइमल्टेनियसली, है ना, वो दोनों साथ में खड़े हो गए। जब उन्होंने कहा कि खड़े हो जाइए, तो दोनों एक साथ 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 खड़े हो गए। और डोंट टेक दिस मेडिसिन साइमल्टेनियसली, डॉक्टर कई बार आपको ये वार्निंग देकर भेजते हैं कि इन दोनों मेडिसिन को साथ साथ नहीं लेना है, साइमल्टेनियसली नहीं लेना है कि एक के साथ ही दूसरी ले ली जाए। थोड़ा गैप देना है, बीच में थोड़ा समय डालना है। तो साइमल्टेनियसली ये भी एक हमारा वर्ड है जो हम यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। साइमल्टेनियसली, प्रोनाउंसिएशन समझ लो, थोड़ा पढ़ना देख लो, स्पेलिंग समझ लें। साइमल्टेनियसली, है ना, साइमल्टेनियसली। अब शायद आपको आ गया होगा। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। कहते हैं हम कि आपको ये काम किसी भी कीमत पर करना है। लाइक आई वॉन्ट सक्सेस एट एनी कॉस्ट, मुझे किसी भी कीमत पर सफलता चाहिए, मतलब चाहिए ही, है ना। एक न्यूज़पेपर कहता है कि जिद करो और दुनिया बदलो, तो जिद करने वाले लोग कहते हैं आई वॉन्ट सक्सेस एट एनी कॉस्ट। यस, और वही सेंटेंस कि ईदर आई वॉन्ट एवरीथिंग और नथिंग। नेक्स्ट पर चलते हैं। ही वॉन्टेड हर एट एनी कॉस्ट, वो उसे किसी भी कीमत पर चाहता है। अंडरलाइन सेंटेंस है, ही वॉन्टेड हर एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स टू प्रूव हर सेल्फ एट एनी कॉस्ट, वो अपने आप को प्रूव करना चाहती है किसी भी कीमत पर कि मैं सही हूं या व्हाटएवर, है ना। तो शी वॉन्ट्स टू प्रूव हर सेल्फ एट एनी कॉस्ट। इवन इफ, बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत यूज होता है, हिंदी समझते हैं, भले ही। इवन इफ यू टेक टैक्सी यू स्टिल मिस द ट्रेन, बोले भले ही आप टैक्सी ले लो, अब तो आप बहुत लेट हो चुके हो, आपको आपकी जो ट्रेन है वो मिस हो ही जाएगी। तो इवन इफ यू टेक टैक्सी यू स्टिल मिस योर ट्रेन। इवन इफ दे इनवाइट यू आई विल नॉट गो देयर। इवन इफ दे इनवाइट यू आई विल नॉट गो देयर। Even if she comes back, I won't talk to her.
अगर वो वापस भी आ जाती है तो मैं उससे बात नहीं करूंगा. इवन इफ शी कम्स बैक आई वॉन्ट टॉक टू हर, एंड इवन इफ दे इन्वाइट मी आई विल नॉट गो देयर. भले ही वो मुझे इन्वाइट करें, मैं वहां नहीं जाऊंगा. आज हमने सीखा है दैट्स व्हाट, यही जो, हाउ मच कितना, बट अनकाउंटेबल्स के लिए, एंड हाउ मेनी कितने काउंटेबल्स के लिए, इन डिटेल पूरे विस्तार से एकदम, है ना. एंड सेल्डम कभी कभार, बहुत ही रेयर. जैसे आप पढ़ाई करते हैं, कैसे करते हैं, सेल्डम, वेरी रेयर, है ना. मुस्कुराइए मत, करते ऐसे ही हैं आप. ईदर और, नाइदर नॉर, या तो ये या वो, ईदर और, या ना तो ये ना वो. साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ. फिर था एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर हमें ये काम करना है. एंड फाइनली इवन इफ, भले ही ऐसा हो, वैसा हो, या कैसा भी हो. यस, ये हमारे आज के कुछ वर्ड्स थे जिनको हमने सेंटेंसेस में यूज करना सीखा. थोड़े से टिपिकल होते हैं इन वर्ड्स को यूज करना. इनका यूसेस देखिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको बताइए. सबको ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए इंस्पायर का. उन्हें बताइए कि कुछ ऐसा बताया जा रहा है जो हमें सीखना है, और इस तरह से बताया जाता है जैसे हमें समझ में आता है. यस, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियोज. डू टेल टू योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय. वी विल. अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है, रिवीजन है. आपको सिर्फ हिंट देते हैं, ऑप्शंस आएंगे, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है. सो फ्रॉम द क्रडल टू द, ब्रेव था या ग्रेव था? ये जो फ्रेज, प्रवर्ब या इडियम जिसको हम बोल सकते हैं, ये क्या था? ये क्रडल टू ग्रेव था या ब्रेव था? इसका मीनिंग क्या था, पहले तो वो समझ लेते हैं. इसका सेंस या मीनिंग था कि शुरुआत से लेकर अंत तक, बचपन से लेकर तो अंतिम समय तक, है ना. और क्रडल का मतलब यहां था पालना. और आंसर इसका जो था वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है. इसका आंसर ए है ब्रेव या बी है ग्रेव. सही आंसर है बी, ग्रेव. ग्रेव का मतलब था कब्र. नेक्स्ट, बीटन ब्लैक एंड ब्लू, मार मार के लाल पीला कर देना, है ना, हिंदी में कहते हैं. इंग्लिश में था बीटन ब्लैक एंड. ऑप्शंस आपके ये रहे, बीटन ब्लैक एंड ब्लू था या रेड था. देखिए, हिंदी में तो मार मार के लाल पीला किया था. इंग्लिश में वो बीटन ब्लैक एंड ब्लू था या रेड था. कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको आता है तो. क्या सही जा रहे हैं? आंसर रेड है क्या? नहीं, आंसर है ब्लू. बीटन ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है मार मार के लाल पीला नीला कर देना. अगले की तरफ चलते हैं. थ्रो डॉट 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 वाटर, वो पानी फेंकने वाली एक पिक्चर थी, उससे हमने समझा था थ्रो कोल्ड वाटर था या हॉट वाटर था. वहां जो वर्ड था वो हॉट था या कोल्ड था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लिखना है, बैठना नहीं है. सो थ्रो कोल्ड वाटर था या हॉट वाटर था, इसका मीनिंग क्या था? आंसर बिल्कुल सही दिया आपने, कोल्ड वाटर. मतलब किसी के सपनों पर पानी फेर देना, किसी को हतोत्साहित करना. थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब है ना, किसी को डिमोरलाइज कर देना. थ्रो कोल्ड वाटर. नेक्स्ट पर चलते हैं, इसे हटा लेते हैं. चलिए, ये हट गया. हाँ, सिंक और स्विम था या बाथ था? डूबो और नहाव था या डूबो और तैरो था? सिंक और स्विम. सही आंसर दिया आपने, सिंक और स्विम. नेक्स्ट, रेड लेटर डे,
ओके है ना, यहां रेड लेटर डे का आंसर ऑलरेडी हमारे पास है, रेड लेटर डे। कोई नहीं, अगले में चलते हैं। बिटवीन द लाइन्स, ये कुछ लाइनों के बीच से उसका अर्थ समझ के पढ़ने वाला मामला था। तो बिटवीन द लाइन्स, ऑप्शंस ये रहे आपके, राइट था या रीड बिटवीन द लाइन्स था? राइट बिटवीन द लाइन्स ज्यादा सही था या रीड बिटवीन द लाइन्स? आंसर सही है रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है वहां उसका सेंस, उसका मीनिंग छुपा होता है। तो समझ के पढ़ना है, उस चीज को अंडरस्टैंड करके पढ़ना है, छुपे हुए मीनिंग को समझ लेना है, तब उसे पढ़ना है। तो सिंक और स्विम इसका राइट आंसर था। सेकंड यहां दिया हुआ था रेड लेटर डे, एंड द थर्ड इज रीड बिटवीन द लाइन्स। ये भी क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, हियर इट इज। पुट द कार्ट डॉट डॉट द हॉर्स। एकदम अपोजिट काम करना, एकदम उल्टा काम करना। शूज पहनने के बाद सॉक्स पहनने की कोशिश करना। तो उसमें ये बिफोर द कार्ट था या आफ्टर द हॉर्स था? मींस पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स था या आफ्टर द हॉर्स था? कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है ना, कि कंफ्यूज हो रहे हो कि यहां राइट आंसर बिफोर था कि आफ्टर था? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स था या आफ्टर था? इसका आंसर आप ही बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट पे चल रहा हूं। ब्लैक एंड डॉट 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 डॉक्यूमेंट्स, मतलब लिखित दस्तावेज, रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट थे या ब्लैक एंड ग्रे थे? ब्लैक एंड व्हाइट राइट आंसर था या ब्लैक एंड ग्रे था? कमेंट फटाफट करना है, आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ही है। सही कहा आपने, ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स आर ऑलवेज ऑथेंटिक, है ना। लिखित दस्तावेज हमेशा ऑथेंटिक होते हैं। नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं, प्रॉज एंड। किसी भी चीज की लाभ हानि जान लेना, है ना, अच्छा बुरा पता लगाने की कोशिश करना। तो प्रॉज एंड कॉन्स था कि टॉन्स था? इसमें भी कंफ्यूजन आ रहा है क्या? प्रॉज एंड कॉन्स ज्यादा सही था या टॉन्स था? कॉन्स ज्यादा सही था। प्रॉज एंड कॉन्स मतलब किसी भी काम को शुरू करने के पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेना, लाभ हानि, अच्छा बुरा सब कुछ। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, डेज और वंडर। अब ये 4 डेज वंडर था या 9 डेज वंडर था? वो 4 दिन की चांदनी वाला मामला है ना। हिंदी में तो 4 ही दिन होते हैं, क्या इंग्लिश में भी 4 डेज थे या 9 डेज थे? लिखना है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर इज 4 और 9। द राइट आंसर इज 9, है ना, सही बताया आपने। मतलब जो हमने पिछली 2 दिनों में, पिछली 2 क्लासेस में सीखा है वो कुछ तो याद है ना। अब ये आपके दोस्त बन गए होंगे ये फ्रेज, इसको यूज कीजिएगा अपने लाइफ में, लिखने पढ़ने बोलने में, है ना। जहां याद आ जाए, जब हमें बोलना पड़ेगा कि बस 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, तो कहना इट इज जस्ट 9 डेज वंडर। 9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, टू मेक अ माउंटेन ऑफ। किसका माउंटेन बनाया था? माउंटेन बनाया था, देखा था हमने कल। किसका बनाया था? रोल का कि मोल का? मेक अ माउंटेन ऑफ रोल हिल या मोल हिल? मतलब वो राई का पहाड़ बनाना, है ना, छोटी सी बात पे बतंगड़ बना देना, उसको बड़ा चढ़ा के देना। तो वो रोल था या मोल था? सही जवाब फिर दे रहे हैं लोग, मोल हिल। सो मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। ये भी रिवाइज हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के आगे जो वर्ड था वो टीयर्स था कि स्वेट था? स्वेट मतलब पसीना होता है ना। तो क्रोकोडाइल का पसीना टपका था कि आंसू टपके थे?
घड़ियालू पसीना होता है कि आंसू होते हैं? आंसू होते हैं, है ना। तो द 12th नंबर इज राइट, क्रोकोडाइल टीयर्स। वेरी गुड, गुड गोइंग, you have studied very properly, I think, last 2 classes. That's why you're performing really nice. Come on, keep it up, do it like this. Next question, question 13. From hand to, वो ऐसे हाथ उठा हुआ था ना, पिक्चर हमें याद आ रही। अत्यंत गरीबी की स्थिति थी, दयनीय परिस्थिति थी। तो वो हैंड टू माउथ वाला मामला था या हैंड टू हैंड था? थोड़ा सोचिए, समझिए, पिक्चर को याद कीजिए। जब एकदम बहुत गरीबी वाली परिस्थिति थी कि सुबह मिल गया तो शाम को नहीं मिल पाएगा, वो वाला मामला था। तो फ्रॉम हैंड टू माउथ था या हैंड था? हैंड टू माउथ सही आंसर है यहां पर। वेरी नाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। कीप इन, लाइट था या डार्क था? वो एक अंधेरी सी पिक्चर थी, एक दरवाजा खुला हुआ था, थोड़ी रोशनी आ रही थी। किसी को अंधेरे में रखना, सच्चाई न बताना, दैट इज कीप इन डार्क है या लाइट है? कीप इन डार्क बिल्कुल सही वर्ड है। इस वाली क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। जो हमने 2 दिनों में पढ़ा था, सीखा था, समझा था, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं फाइनली। कल से हम कुछ और नया सीखने की तरफ आगे बढ़ेंगे, पर ऐसा ना हो कि आगे पार्ट और पीछे सपाट हो जाए। यस, इसलिए इस वाली क्लास को एक कॉपी पेन लेके बैठो और आंसर ये नंबरिंग डालते जाओ। जैसे अभी 14th नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो वहां लिखो 14 और उसमें लिखो ए या बी। फिर जब मैं यहां राइट करता हूं तो उससे चेक कर लो कि आपका आंसर सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, सिंसियर नहीं हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है आप सीखने में लापरवाही बरत रहे हैं। कॉपी पेन आपके होना चाहिए, क्योंकि यू आर स्टूडेंट, और बीइंग स्टूडेंट है ना, आपका जो हथियार है, औजार है, वेपन है, वो क्या है? हाँ, पेन एंड कॉपी, उसी से आप इतिहास रच सकते हो। सो कीप इन लाइट या डार्क? कीप इन डार्क बिल्कुल सही आंसर है। द नेक्स्ट, लिखिए कॉपी में 15 डॉट 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 टाइम। ऑप्शन ये रहे आपके, हाई टाइम था या लो टाइम था? उचित समय था, सही समय था। यस, द आंसर इज ए, हाई। सेंटेंस बना हुआ था, दिस इज हाई टाइम टू इंप्रूव कम्युनिकेशन, है ना। हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए बिल्कुल सही, उचित, है ना, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, परफेक्ट टाइम है। सो फ्रॉम हैंड टू माउथ, कीप इन डार्क एंड हाई टाइम। वेरी गुड, और आगे बढ़ लेते हैं। हरक्यूलियन, वो सारी धरती का बोझ हम उठाते हैं वाला मामला, मतलब बहुत अत्यंत कठिन जटिल कार्य करने वाला मामला था। तो ये हरक्यूलियन वर्क लिखा था वहां या टास्क लिखा था? करो, रिकॉल करो, खंगालो अपने अंदर, है ना। आपने नंबर डाल लिया है 16, अब आपको लिख लेना है ए आंसर है या बी आंसर है। खुद को चेक कीजिए। अगर आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है आप पॉइजन चाट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉइजन खाने जैसा है खुद से चीटिंग करना। यस, इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से करते चलिए। हरक्यूलियन वर्क है या टास्क है? टास्क है। अगर आपने बी लिखा है तो उसको राइट कर दीजिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हैंगिंग बाय अ, किस चीज से लटका हुआ था? हैंगिंग बाय अ, ऑप्शन चाहिए, ये लो। थ्रेड था या रोप था? रस्सी से लटका मामला था या धागे से लटका हुआ था? पतली डोर से लटका था। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर हैं। फिर लिखिए नीचे 17 नंबर लिखा, उसके आगे आपको लिखना है ए आंसर है राइट या बी आंसर राइट है। अगर आपको लगता है कि सर वो रोप वाला मामला था तो आपको बी आंसर लिखना है, और अगर थ्रेड था तो ए आंसर लिखना है। सही जवाब आपको बता देते हैं, आंसर था हैंगिंग बाय अ थ्रेड, है ना, मतलब नाजुक स्थिति में होना, ऐसी स्थिति जहां कुछ भी हो सकता हो। चलिए नेक्स्ट, कट अ डॉट 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 फिगर।
किसी भी काम को करने में असफल हो जाना, हंसी का पात्र बन जाना, तो उसको कहते हैं कट अ फिगर। ऑप्शन ये रहे आपके, थैंक यू फिगर कट किया था या सॉरी फिगर कट किया था। आप क्वेश्चन नंबर 18 पर हैं, कॉपी में लिखिए 18, उसके आगे राइट आंसर लिखिए ए और बी। आंसर राइट है बी। लास्ट में हम काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हमने किए और उसमें से कितने सही निकले, ताकि आपको भी समझ में आए कि हम ये जो क्लासेस दे रहे हैं, ले रहे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिटेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, डॉट 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 रिसेप्शन। कैसा रिसेप्शन है? कोल्ड रिसेप्शन है या हॉट रिसेप्शन है? पिक्चर इमेजिन कीजिए, दो लोग खड़े हुए थे, है ना, एक डॉटर थी, एक मदर थी शायद, वो कोई इनके घर गेस्ट आने वाला था, उनके स्वागत के लिए खड़े थे, पर उनका चेहरा क्या बता रहा था कि वो कोल्ड रिसेप्शन के लिए खड़े थे, है ना, मतलब वो ठंडा स्वागत था, गर्म जोशी से स्वागत जो होता है ना, वो नहीं था, हिंदी में बोलते हैं। यस, लिखिए 20। बॉटम ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, रिलेटिव्स थे या फ्रेंड्स थे? लंगोटिया रिलेटिव्स थे या फ्रेंड्स थे, है ना? आंसर आपका सही होगा फ्रेंड्स। कैसे दोस्त? लंगोटिया यार, बचपन के दोस्त, है ना, जो बहुत गहरी पक्की दोस्ती होती है, उसको बोलते हैं बॉजम फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, अगर पेन कॉपी है तो लिख लीजिए। ये लिखा आपने 21, ये रहा आपका क्वेश्चन। बॉर्न विथ सिल्वर, बहुत रईस घर में पैदा होना, रिच फैमिली में पैदा होने के लिए है बॉर्न विद सिल्वर। अब सिल्वर स्पून थी या कप था, या पूरी थाली सिल्वर थी? वहां क्या लिखा था वही लिखना है। वहां लिखा था स्पून, तो कौन सी स्पून थी? बॉर्न विद सिल्वर स्पून, है ना, मतलब बहुत रईस घर में पैदा होना, रिच में। तो आंसर जो 21st क्वेश्चन है, द आंसर इज ए। और आगे चल रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22, गेट रिड, छुटकारा पाने से मतलब था, तो गेट रिड ऑन था या ऑफ था? ये एक क्लास पहले का है उसकी, है ना, उसको भी रिवाइज करते हैं। गेट रिड ऑन था या ऑफ था? गेट रिड ऑफ था, है ना। सो 22 का अगर आपने आंसर बी लिखा है तो उसके आगे राइट कर दीजिए। नेक्स्ट, अब 23rd आ गया, एक्सचेंज हॉट। क्या एक्सचेंज किया था हॉट? वर्ड्स किए थे कि सेंटेंसेस किए थे? यस, एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। सो 23rd का जो आंसर है दैट इज ए, है ना, वहां आंसर आएगा ए, दैट मींस वर्ड्स। तो एक्सचेंज हॉट वर्ड्स का मतलब है कहा सुनी होना, गाली गलौच हो जाना। क्वेश्चन नंबर 24, रेन और, फाइन था या शाइन था मामला, मतलब परिस्थितियां कैसे भी होना, अच्छी या बुरी, व्हाटएवर। सो रेन और, यस, द आंसर बी इज करेक्ट। सो 24th नंबर पर अगर आपने आंसर बी को लिखा था तो उसको टिक कर दीजिए, ये आपका आंसर सही है। सो रेन और शाइन हमारा फ्रेज था। आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कप ऑफ, दिस इज नॉट माई कप ऑफ। ऑप्शन, कॉफी और टी। क्या आया था उस फ्रेज में कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ? कॉफी था या टी था? यस, 25th पे अगर आपने ए आंसर लिखा है तो वो गलत है, बिकॉज द राइट आंसर इज कप ऑफ टी। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, है ना, कप ऑफ कॉफी नहीं था वहां, क्या था? दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए 26, ग्राइंडिंग इज ओन। ग्राइंड मतलब वो धार तेज करना, पीसना जैसा कुछ, है ना, तो वो 100 या एक्स, आरी की धार तेज हो रही थी या कुल्हाड़ी की धार तेज हो रही थी? अगर आप फर्स्ट लिख रहे हैं तो ये गलत है, द राइट आंसर इज एक्स।
ग्राइंडिंग इज ओनेक्स का सेंस था अपना उल्लू सीधा करना, है ना, अपना काम निकाल लेना। अब 27 लिख लीजिए कॉपी में और फिर आपको सॉल्व करना है। टर्न अ डेफ, आय की थी या ईयर किया था? टर्न अ डेफ आय था या ईयर था? आंसर बी यहां पर भी सही है। आंसर ए इज रॉन्ग, आय नहीं था, वहां क्या था? ईयर था। चलिए और आगे चल रहे हैं हम। ऑफ हिज, 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ऑफ हिज, ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑफ हिज माइंड है या ऑफ हिज विट्स है? गुड वन, ऑफ हिज विट्स, मतलब वो अपनी बुद्धि से बाहर है ना, मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फेदर इन हिज, फेदर का मतलब पंख था, हेड पर लगा था या कैप में फेदर लगा था? सही कहा आपने, कैप में लगा हुआ था, मतलब एक और उपलब्धि, कुछ एक और चीज उनको मिल गई थी। एप्पल ऑफ एवरीबडीज, ईयर्स था कि आइज था? सबके कानों का तारा था कि सबकी आंखों का तारा था? अरे ये तो सबको आ गया, एवरीबडीज आइज, है ना। इस बार भी 30th नंबर पर जो अगर आपने बी ऑप्शन लिखा है तो वो सही है। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन फुल, स्वाइन, अच्छा स्विंग था या फोर्स था? इन फुल स्विंग इसका सही आंसर है। अब रेनिंग कैट्स एंड, क्या बरस रहे थे? डॉग थे या माउस थे? कैट्स एंड डॉग, जिसका मतलब था मूसलाधार बारिश होना। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज बर्न मिडनाइट, क्या जलाया था? मिल्क था या ऑयल था? क्या पेट्रोल था? बर्न मिडनाइट ऑयल था। इस बार भी आंसर बी सही है, यहां आंसर ए सही था। सो 33 क्वेश्चंस हमने दिए, देखे। ओहो 34 भी है, वेरी गुड। पुट इनटू हॉट, सूप है या जूस है? अरे इसका आंसर तो देख लें। पुट इनटू हॉट सूप, 34 में अगर आपने ए ऑप्शन पर टिक कर लिया है तो वो सही है। एवरीबडी वर्शिप्स द राइजिंग मून और सन, सन इस बार सही है। बर्न मिडनाइट ऑयल फिर से आ गया, तो हमने यहां ऑयल को सही किया। चलिए, हमने लगभग 35 क्वेश्चंस देखे, एक रिपीट था। आउट ऑफ 35 कितने आपने सही किए हैं? अगर आउट ऑफ 35 आप 30 प्लस जा रहे हैं, मतलब यू आर गुड गोइंग। वैसे तो 35 में से 35 मार्क्स आने चाहिए थे आपके, एक आध इधर उधर हो सकता था। अगर आप 25 प्लस हैं मतलब एवरेज हैं, यस। बट अगर आप 25 से बिलो हैं, 25 से नीचे हैं, तो आपको फिर से ध्यान देना पड़ेगा, फिर से रिवाइज करनी पड़ेंगी पिछली 2 क्लासेस, फिर से समझना पड़ेगा इन प्रोवर्ब्स को, फ्रेजेस को, इडियम्स को, ताकि आप लिखने पढ़ने बोलने में इनको यूज कर पाए। आज की रिवीजन क्लास यहीं तक, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी कुछ बहुत अच्छा सीखने के साथ। अब हम ट्रेंड थोड़ा चेंज करेंगे, प्रोवर्ब फ्रेजेस से थोड़ा बाहर आके कुछ और नहीं।